एक तो एमएसपी रह गया था हमारा, दूसरा पीडीएस रह गया था। फिर हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, और चौथा पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस। तो यहां से हम शुरू करने लगे इंटरनेशनल इकोनॉमी। तो अभी पीसीएस के हिसाब से चलते हैं हम, ठीक है ना, कि अगर पेपर अप्रैल में हो जाता ना पीसीएस का, तो उस हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। तो क्या बताओ, चेयरमैन तो पॉइंट हो गया, चेयरमैन तो पॉइंट हो गया। नहीं नहीं, आप वो जो रेट लगी है ना, रेट लगी है उसमें ना उनके पास एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है, वो उन्होंने तो पोस्टें बढ़ाने की बात की है ना, ठीक है। वो कह सकते हैं पेपर कंडक्ट करो, हम वो पोस्टें बढ़ा देंगे, तो पेपर हो सकता है। चेयरमैन अपॉइंट हो गया, हाँ हफ्ता हो गया। सर एक नोटिस आया सर कि पंजाब के जितने भी पेपर है ना एक साल की मांग है, तो कोई भी ना मांग। नहीं, वो हो गया पीपीएससी जड़ा वो नहीं है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो उसमें फाउंडेशन नहीं है। हो चुका है, कर दिया मैं सॉर्ट आउट, हो सकता है फिर चेयरमैन पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। और ये जो आप कह रहे हो रेट लगी हुई है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, वो कोर्ट में दे सकती है पीपीएससी की, हम पोस्टें बढ़ा देंगे, पोस्टें ही बढ़ानी है, हम बढ़ा देंगे पोस्टें, आप पेपर कंडक्ट होने दो। तो आप क्योंकि मैं चंडीगढ़ पढ़ाता हूँ ना एक दो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, तो वहाँ तो आईएएस वगैरह बैठे होते हैं, तो मैंने उनसे पूछा था, वो कहते थे मोस्ट प्रॉब्ली हद अगर अप्रैल में नहीं हुआ तो मई में मिलेगा, नहीं हो जाएगा। नहीं, रिपीट कभी कुछ नहीं होता, पर वो ना आपको एक आइडिया मिल जाता है। अगर एग्जामिनर का माइंड पढ़ना है ना आपने, उसका दिमाग पढ़ना है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है ना। वो उसका माइंड ही है, वो कैसे क्वेश्चन डालता है, और उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन डालता है, फॉर्म चेंज होती है, चीज हुई रहती है। यूपीएससी का एक ट्रिक बताता हूँ उनको, यूपीएससी के पेपर से पहले ना सीडीएस का पेपर होता है, सीडीएस का हर साल कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन सीडीएस और एनडीए के पेपर से डायरेक्ट आए होते हैं, डायरेक्ट आईएएस में, यूपीएससी में। मतलब कभी भी देख लेना, आप टैली कर लेना, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एनडीए सीडीएस में होंगे, सेम, और 5-7 क्वेश्चन बहुत होते हैं मैरिट को ऊपर ले जाने के लिए, मैरिट है वो। नहीं, लैंड रिफॉर्म्स हो गया था, आप वो मतलब इशू आया था ना उसमें, है ना, तो वो ऑनलाइन हमने रिकॉर्डिंग कर दी थी, आप उसमें देख लेना, तब जो हो चुका है लैंड रिफॉर्म। हाँ वो हो गया, बट नहीं हम डिटेल में पढ़ना है इसको, हमने जब वो कोर्स करेंगे, मैं क्रैश कोर्स की तरह पढ़ा रहा हूँ आपको, पेपर है ना इकोनॉमी का फिर आएगा उसमें आपको, तो मैं ये चला रहा हूँ पीसीएस में, मैं पीसीएस को टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ कि आपका हो जाए जल्दी। इसके ऊपर जो एक बैच चलाएंगी ना इंस्टीट्यूट, फिर से आईएएस 2026 का चल रहा है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये ना जो पेपर ही खड़ा हो गया, तुमको आनी तो चाहिए तुमको ही। इंडियन इकोनॉमी के मतलब आता है, तो सर कौन से ज्यादा टॉपिक्स कुछ नहीं पता, डिपेंड करता है, कुछ नहीं पता। सर कितने मार्क्स के आएंगे? 6 से 7 क्वेश्चन तो आएंगे, अगर किस्मत खराब हुई 12 क्वेश्चन आ जाएंगे, और आईएएस वाले सब डालते हैं, यूपीएससी इकोनॉमी एनवायरनमेंट को पकड़ के बैठ जाते हैं।
हाँ जी ठीक है ना। ऊपर बहुत से ज्यादा होता है सर। ऊपर से वो आज के मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पूछ रहे, वो एंशिएंट हिस्ट्री पूछी जा रहे, आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि आपकी सर जो चेयरमैन आए हैं ना उन्होंने मतलब स्ट्रिक्टली बोला कि पंजाब को ज्यादा प्रेफरेंस फर्स्ट पेपर वही है, फर्स्ट पेपर वही है, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। फर्स्ट पेपर वही है। चलिए एमएसपी पीडीएस, पहले एमएसपी पीडीएस पढ़ेंगे। चलिए एमएसपी जल्दी जल्दी करें इसको। यस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो एमएसपी क्या है? वो प्राइस, स्पोर्ट क्या है? सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। चलिए, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? ये प्राइस जो है वो डिसाइड कौन करती है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट स्टेट। ठीक है। और ये क्या प्राइस है? एक मिनिमम प्राइस जिस पर गवर्नमेंट किसान की फसल को उठाती है, एक मिनिमम प्राइस, ठीक है, जिसपे उसने उठाना ही उठाना गवर्नमेंट ने किसान की फसल को, ठीक है जी, यानी प्रोक्यूरमेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल एक किसान है, ठीक है, उसकी बम्पर प्रोडक्शन हुई है, उधर होगा आपके पास। बस ठीक। ठीक है। तो किसान है, किसान की बम्पर प्रोडक्शन हुई है, ठीक है ना। तो जब किसी भी फसल की बम्पर प्रोडक्शन हो जाए ना, डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है, ठीक है। डिमांड कम है, ठीक है, सप्लाई ओवर होगी, तो उसमें क्या होगा? रेट्स गिर जाएंगे। तो फिर किसान के अगर रेट्स ही गिर गए, फॉर एग्जाम्पल किसान की लागत है 100 रुपए, अब उसको 100 रुपए से भी कम मिलना शुरू हो गया, 90 रुपए मिले मार्केट में, तो उसको फायदा क्या हुआ? वो किसानी करेगा? नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट इस पिक्चर में आती है। अब गवर्नमेंट को गाना तो है ही है किसान ने ये, ठीक है, तो गवर्नमेंट उनको कहती है कोई बात नहीं, आप इसको गाओ। अगर बम्पर प्रोडक्शन भी हो जाती है, ठीक है, तो 100 से 1% वो तय कर देते हैं कि हम आपसे उठाएंगे, कोई ना उठाया ना आपसे, हम आपसे उठा लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा? फार्मर को कॉन्फिडेंस है कि अगर मेरी जितनी मर्जी बम्पर प्रोडक्शन हो जाए, ऐसा नहीं है कि मेरी फसल रुलेगी वहां पर, कि गवर्नमेंट ने हमको सिक्योरिटी दे दी है कि हम आपका उठाएंगे ही उठाएंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट जो ये उठाती है, ये किसके थ्रू उठाती है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू। और इस गेहूं का करती क्या है? इस फसल का वो क्या करती है? उसको पीडीएस में डाल देती है, जो आपके नीले पीले कार्ड नहीं होते, जो जैसे राशन वाला गरीब लोगों को मिलता है, फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं, डिपो जिसे हम कहते हैं, उसके थ्रू वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो ये क्या है? फार्मर को एक कॉन्फिडेंस है। अब फार्मर को कॉन्फिडेंस है कि ठीक है, मेरी मेहनत का मुझे मिल जाएगा, ठीक है, ये नहीं कि मेरी फसल रुलेगी और मंडी में खराब हो जाएगी, ठीक है जी। आप सोचो एमएसपी कितना इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट यहाँ से एमएसपी को ही हटा दे तो कितना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, किसानों के लिए। अब गवर्नमेंट एमएसपी की कैलकुलेशन कैसे करती है? गवर्नमेंट क्या करती है? एक एवरेज निकालती है कि एक किसान है तो किसान की कितनी कॉस्टिंग आई होगी, ठीक है, उसने फर्टिलाइजर्स भी यूज किए हैं, पेस्टिसाइड भी यूज किए हैं, उसने लैंड का रेंट भी देना, उसने मशीनरी भी यूज की है, ठीक है, उसके बदले आप लगा लो कि उस पे लोन भी है, ठीक है जी। तो सारी कैलकुलेशन लगा देती है कि एवरेज किसान की खर्चा कितना आया, ठीक है। जितना भी खर्चा आया उसका कोशिश करती है 50% ज्यादा प्रॉफिट से फसल को उठा लेती है। जितना भी वो कैलकुलेशन लगा लेते हैं, वो एक एवरेज प्रोडक्शन लगा लेते हैं, जितना भी है उसको 50% प्रॉफिट वो किसान को दे देते हैं, ठीक है, जिससे किसान भी खुश है और गवर्नमेंट भी खुश है। और सबसे बड़ी बात ये, गवर्नमेंट ने तो अपना प्रोग्राम नहीं चलाना, क्योंकि आज भी आपने पॉवर्टी एस्टिमेट्स अगर देखो, भारत ये बात कहता था कि नहीं जी, सबसे हम तो अफ्रीकन देश जो है वो सबसे बड़े पॉवर्टी में है, हम तो भी दूर हैं। जब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लेके आए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया, मोदी सरकार ने इसको अडॉप्ट किया, तो 2021 में क्या पता लगा? भारत सबसे ज्यादा गरीब है। भारत में
सबसे ज्यादा गरीब लोग बैठे हुए हैं। हम कहते थे नाइजीरिया में बैठे हैं, नाइजीरिया सेकंड नंबर में आ गया, पॉपुलेशन ज्यादा है ना भारत की, ठीक है। तो अब एमएसपी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ना केवल किसान को दिया, वो जो गरीब लोग हैं उनको भी तो खाना देना है ना, और वो किसके थ्रू होती है, इसी के थ्रू होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जितनी भी कॉस्टिंग आई है उसके ऊपर 50% प्रॉफिट हम जो है किसान को दें, ताकि किसान का कॉन्फिडेंस बना रहे, ठीक है। और इसको डिसाइड कौन करता है, सीए, सीपी। चलो लिखिए। सर गवर्नमेंट आपसे डिजाइन कर रही है, गवर्नमेंट का ही ये पार्ट है सर, ये गवर्नमेंट की भी नहीं है, गवर्नमेंट का ही पार्ट है। हाँ, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग, ठीक है। तो ये कमीशन किसका है, गवर्नमेंट का ही होता है कमीशन। करना तो उन्होंने वही है ना जो ऊपर से उनको डायरेक्शंस आ रही हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट खुद नहीं, ये नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी खुद जाके डिसाइड करेंगे, वो सीएसीपी को टास्क है, वो अपनी रिपोर्ट दे देता है, उस हिसाब से जो भी होता है वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमने क्या एमएसपी देनी है किसान को, ठीक है जी। चलिए लिखिए की कंसर्न्स। अब एमएसपी के रिलेटेड कंसर्न्स क्या है, पहला कंसर्न, एमएसपी उसी स्टेट पर लागू होती है जहां पर आपका एफसीआई एक्टिव है, जहां पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में ये चीज चल रही है, किसान से उठाते हैं वो एमएसपी पे, हरियाणा में ठीक है, यूपी में है सर, बिहार में नहीं है ना, बिहार में प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बिहार भारत में नहीं है, तभी नहीं, बिहार तो भारत में ही है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। प्रोक्योरमेंट कर लोगे, वहां पर गोडाउन नहीं है, सड़कें खराब हैं, कहां पर प्रोक्योरमेंट करोगे? फिर क्या होता है, वो ऐसे ढक के रख लेते हैं, बारिश पड़ती है अन्न खराब हो जाता है। आपने देखा होगा खेतों में वो लोग पूरा तरपाल जी डाल के रख लेते हैं, बाद में बारिश पड़ी अन्न खराब हो गया। तो प्रोक्योरमेंट करना ये थोड़ा कि अन्न खराब करने के लिए करना है, उसके लिए गोडाउन चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए, मैंने आपको बताया था। तो वो बिहार में नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में बिहार लैग है। फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ में नहीं है। अब छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, नक्सलवादी एरिया, वो तो वैसे ही गवर्नमेंट वालों को बढ़ रहे नहीं होते, कोई एफसीए का बंदा बढ़ भी गया उसको उठा के ले जाएंगे वो लोग, ठीक है। तो वहां पर वो ऐसी डेवलपमेंट होने ही नहीं देते जिससे लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट की तरफ जाए, क्योंकि वो तो कहते हैं गवर्नमेंट को पलटना है, कम्युनिस्ट सरकार लेके आनी है हमने, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रोक्योरमेंट चल रही है एफसीए की ये हर स्टेट से नहीं चलती, ये उन्हीं स्टेट्स में चल रही है जो अमीर है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब पंजाब के किसान को बेनिफिट है, हरियाणा के, यूपी के किसान को बेनिफिट है, बिहार और छत्तीसगढ़ इन किसानों को बेनिफिट है ही नहीं इस चीज का। हाँ, आप कह रहे थे वो जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं ना, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट करे वो कह रहे हैं एमएसपी को इंक्रीज कर दो। गवर्नमेंट की अपनी प्रॉब्लम अभी पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। तो एमएसपी जो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि उन एरियाज में एमएसपी नहीं लागू हो रही है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या है, रीजनल वेरिएशंस है। दूसरा, ऐसा देखा गया है जो एमएसपी है इसका जो बेनिफिट है वो ज्यादातर बिग फार्मर्स को है, छोटे मोटे फार्मर्स को इसका बेनिफिट नहीं है। जो एमएसपी है ये बड़े लैंडलॉर्ड्स की गेम है, बड़े लैंडलॉर्ड्स, बड़ी जमीन, बड़ा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट, बम्पर प्रोडक्शन, और उनको मिल गया। अब छोटा किसान है, उसके पास इतनी जमीन है ही नहीं जिसकी बम्पर प्रोडक्शन हो जाए, ठीक है। वो तो ये है थोड़ा बहुत खा लेगा और बाजार में बेच आएगा। अब उसके साथ ये दुर्व्यवहार हो जाता है, ठीक है। वो हमेशा इस चीज में लैग रहता है, थोड़ा गवर्नमेंट के साथ सांठ गांठ रहती है बड़े लोगों की, ठीक है। तो वो धक्के से अपनी प्रोक्योरमेंट करवा लेते हैं। छोटा किसान क्या करे, छोटा किसान तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमएसपी इन्फ्लेशन प्रेशर भी लेके आता है।
ठीक है, अब किसान डिमांड कर रहे हैं कि सर आप एमएसपी बढ़ाओ। ठीक है, एमएसपी तो आप बढ़ा लोगे, पर एमएसपी से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन होती है। जितना एमएसपी, अब गवर्नमेंट अपने पल्ले से कुछ नहीं करना, मैंने आपको पहले भी बात बताई थी। अगर कोई बंदा कोई दंगा होता है ना, ट्रेन को फूकते हैं, स्टेशन को फूकते हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, वहां टोल टैक्स लगा देती है। तो उसने लेने आपसे ही है, टोल टैक्स लगा देगी। ठीक है, तो अब चक्कर क्या है कि गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट की, गवर्नमेंट ने किससे वसूल करना है, लोगों से वसूल करना है। ठीक है, तो जब जितना महंगा अन्न आएगा, क्या उतना ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, उसके प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। अब किसान कह रहे हैं कि इसको इन्फ्लेशन, इसको करो, एमएसपी को और बढ़ा दो, तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट इस पे है। जो गरीब लोग हैं वो तो बचे जाएंगे, उनको तो गवर्नमेंट ने दे ही देना है। ठीक है, किसान है, उनको बेनिफिट मिल गया, जो आम पब्लिक है उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा और फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन का भी काम कर देता है। चौथा, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, ये चैप्टर हुआ तो नहीं ना अभी, बजट वाला हो गया, हुआ हो चुका है सर। अच्छा, इंट्रोडक्शन नहीं थी, अच्छा चलो मैं करा दूंगा। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का जो खर्चा। अब गवर्नमेंट खर्चे लगा रही है, अगर एमएसपी बढ़ाएगी तो गवर्नमेंट तो अपने फंड से ही करेगी, तो इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। अब वही अगर एमएसपी इतना रहता, किसान ना डिमांड कर रहे होते, तो गवर्नमेंट उस खर्चे को कुछ और रिफॉर्म्स में ले जाती, इंफ्रास्ट्रक्चर में ले जाती, कोई हॉस्पिटल बना लेती। ठीक है, हालांकि ये तो बातें कहने वाली हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कुछ, पर इकोनॉमी के बेस पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कहीं और डेवलपमेंट एक्टिविटीज में लगा सकती है, पर क्योंकि उसने एमएसपी पे करा दिया, एक तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गई, दूसरा गवर्नमेंट का जो पैसा था, ठीक है, वो वहां पर खर्च हो गया, वो डेफिसिट हो गया। ठीक है, अब उसको, क्योंकि उसका जितना पैसा था आपने एमएसपी बढ़ा के उसमें लगवा दिया, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, मार्केट से बोरो करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, जब हम पढ़ेंगे ना, ये फिस्कल डेफिसिट पढ़ाऊंगा आपको मैं मंडे या ट्यूसडे, आप देखना वहां पर ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी बातें। इन्फ्लेशन, महंगाई जितना ज्यादा, अब किसान कहेंगे एमएसपी 50 रुपए कर दो, ये होंगी, तो मैं तो आपको बोला गवर्नमेंट ने तो अगर गवर्नमेंट कर देती है उसका अल्टीमेट असर किस पे, आप लोगों पे ही है। गवर्नमेंट ने अपने पल्ले से कुछ नहीं करना, ये बात बहुत स्पष्ट है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है, फिस्कल डेफिसिट, इससे गवर्नमेंट का बढ़ता है। अब कल की आप रिपोर्ट देखी आपने, कल जब कहते कांग्रेस गवर्नमेंट गई थी, जो ऊपर के 10% लोग हैं, अंबानी अडानी वाले, उनकी इनकम कितनी थी, 34% ऑफ नेशनल इनकम भारत की जितनी भी है, जितनी भारत की नेशनल इनकम है 34%। आप पता कितनी है जब से मोदी सरकार आई है, 95%। कल की रिपोर्ट है, प्राइवेट रिपोर्ट भी नहीं है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, कि जो उन्होंने बोला जो 10 लोग हैं, टॉप 10 लोग हैं, उनकी नेशनल इनकम में बढ़ोतरी कितनी हो गई है, 95%। और उससे भी बड़ा उन्होंने टेंशन क्या ली, कि जो टॉप 10 लोग हैं, इसके अंदर अमीरों में 11वां बंदा कोई नहीं आ रहा। मतलब जो भी मिल रहा है इन 10 को ही मिल रहा है, ये 4, 5, 10 परिवार है उनको ही दी जा रही है गवर्नमेंट, कोई नया बंदा इसके अंदर ऐड नहीं हो रहा। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, बीच में हम फंसे हुए हैं, हमारे आरी लगती है आगे टैक्सेस की, मिडिल क्लास। क्लियर है जी? तो समझ में आ गया, फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का बढ़ रहा है। आगे चलिए। इंडिया नहीं, गरीबी सबसे ज्यादा इंडिया में ही है अभी भी। हाँ, इंडिया में अगर मल्टीपल वो पॉवर्टी हो गया, वो कराऊंगा, फिर मैं डिटेल में कराऊंगा आपको, ठीक है ना, जो ऊपर से आपको करा दूंगा, फिर डिटेल में आप क्लास लगाना है इकोनॉमी की, ठीक है ना, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा। ये तो वही लेके बैठे हुए थे जो महीने एक दिन का 33 रुपए कमा रहा है, वो जी पुअर नहीं है, या कोई 44 रुपए कमा रहा है, वो पुअर नहीं है, ठीक है ना। अगर 44 रुपए भी कमा रहा है तो कितना हुआ, महीने का 1500 कुछ ही हो गया, इनके हिसाब से वो पुअर नहीं है,
फिर आई आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूएनडीपी, उन्होंने इनके भगो भगो के जूते मारे। उन्होंने कहा बेवकूफों, जो पॉवर्टी होती है वो सिंगल डायरेक्शनल नहीं होती, यूनिडायरेक्शनल नहीं होती, मल्टीपल उसके एस्पेक्ट्स हैं। ये कहते हैं वो कैसे? वो कहते हैं फॉर एग्जांपल आप कहते हो रोटी कपड़ा और मकान, तुम तो इसी में फंसे हुए हो। और मनोज कुमार ने भी फिल्म बना दी रोटी कपड़ा और मकान। भैया रोटी है, कपड़ा है, मकान है, ठीक है। बंदे को बुखार हो गया, उसके बाद क्रोसिन नहीं है, वो बुखार से मर जाएगा। किसी लेडी की प्रेगनेंसी है, वो रास्ते में मर जाएगी, ठीक है। लाइट नहीं है, बच्चे ने पढ़ना, लाइट नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, पीने को अच्छा पानी नहीं है। जो लेडीज है आज भी कोयले के ऊपर चला रही हैं, फूक रही हैं, ठीक है। तो ये भी पॉवर्टी है, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान पॉवर्टी नहीं होती। फिर इनको अकल आई, बात तो सही है, ठीक है। फिर 2014 में जब इन्होंने बोला तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 2018 में इसको अडॉप्ट किया। तो 2021 में क्या पता लगा, सबसे ज्यादा पुअर कहां पर है? भारत है, किसी ना किसी डायमेंशन में पुअर है। अब गवर्नमेंट, अब मोदी गवर्नमेंट की जितनी भी आप स्कीम्स देख लो, वो एमपीए के अकॉर्डिंग है, जो उन्होंने मेजर्स बताए थे। सैनिटेशन पे चल रही है, आपको टॉयलेट्स दे रही है, कुकिंग गैस आपको दे रही है, आयुष्मान भारत आपको दे रही है, ठीक है। आपको वो कहती है हम 24 घंटे बिजली, जो बिल आया था किसानों ने पास नहीं होने दिया, ठीक है। तो ये जितने भी उन्होंने 12 पैरामीटर्स बताए थे ना, उसी के ऊपर मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है। ये उसकी बहुत बड़ी खासियत है, ठीक है। और उन्होंने टारगेट बना दिया कि 2030 तक हम खत्म करेंगे पॉवर्टी को यहां से। MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। अकल हमको किसने दी थी? वो उन्होंने बोला, कहते भैया अंग्रेजों ने राज किया ना, आज भी राज कर रहे हैं। अगर मैप देखने जाओ ना, छोटा सा देश है, दिखेगा नहीं तुमको, और पूरे दुनिया में राज किया उन्होंने, दिमाग से राज किया। दिमाग है हम लोगों के पास। उन्होंने इनको अकल दी दुनिया को, तब ये रोटी कपड़ा मकान से बाहर है। और उन्होंने एक्सेप्ट किया भारत ने कि पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल होती है, उसकी एक डायमेंशन नहीं होती कभी, ठीक है जी। समझ में आ गया? आगे चलिए। इसके अलावा अगला प्रॉब्लम क्या है, ये क्रॉप चॉइसेस को डिस्टॉर्ट कर देती है। अब फॉर एग्जांपल एमएसपी आप अनाउंस कर रहे हो, पल्सेस में प्रोक्यूरमेंट नहीं कर रहे हो उसकी, ठीक है। एमएसपी अनाउंस कर देते हो, प्रोक्यूरमेंट नहीं करते, तो किसान क्या होता है, वो वाली फसल उगाएगा ही नहीं जिसकी प्रोक्यूरमेंट नहीं होती। एमएसपी को अनाउंस करना बहुत बड़ी बात नहीं है ना, उसकी प्रोक्यूरमेंट भी तो जरूरी है ना। प्राइवेट प्लेयर्स आपको नहीं देते, ठीक है, तो वो किसान वो क्रॉप उगाएगा नहीं। फॉर एग्जांपल पल्सेस उगाती नहीं, हालांकि एमएसपी है, डिसाइड होती है इसमें। मिलेट्स किसान उगाते नहीं। अब आपको समझ में आई, ये कहते हैं मिलेट्स उगाओ, पल्सेस उगाओ, वो कहते हैं करो प्रोक्यूरमेंट, उगा देंगे। सिर्फ डिसाइड करने से थोड़ा कुछ होता है, ठीक है ना। हम डिसाइड करने नहीं, आप प्रोक्यूरमेंट करो। कल प्राइवेट प्लेयर्स ना करें, फिर हम क्या करेंगे? यही तो कानून है, कानून के पीछे ये तो लड़ाई है। किसान भी सच्चे हैं अपनी जगह, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। शुगर कैन के केस में जो एमएसपी होती है उसको क्या कहते हैं? एफआरपी। शुगर कैन के केस में इसको क्या कहते हैं? एफआरपी, फेयर एंड ह्यूमिलेटिव प्राइस। शुगर केन के केस में। बाकी जो केस है वीट वगैरह राइस है, उसके केस में क्या होता है आपका? एमएसपी। हालांकि इसको भी डिसाइड सीएसीपी करती है। सर क्या है? लिख लो REMUNERATIVE। चलिए, अब गवर्नमेंट क्या सजेशंस लेके आई है इसमें? गवर्नमेंट कहती है जी हम एमएसपी की चक्कर से बाहर आना चाहते हैं। कभी किसान वहां बैठे हुए नहीं है, ये वही चीज है, पर नाम इसका अलग है। शुगर केन के केस में इसको आप नया नाम दे देते है वही चीज है, एमएसपी है, ठीक है जी। चलिए, अब गवर्नमेंट की सजेशंस क्या है? गवर्नमेंट इसमें कुछ सजेशंस लेके आई है। गवर्नमेंट कहती है, बेसिकली गवर्नमेंट का जो एजेंडा है ना, अंदर खाते जो हमको दिख रहा है या जो किसानों को लग रहा है, वो प्रोक्यूरमेंट नहीं करना चाहती। वो वीट राइस से भी बाहर जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है,
इससे, ठीक है, हम इसको कहीं और लगाना चाहते हैं, ठीक है जी। तो अब प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट ये बात कहती है हम एक प्राइस लेके आएंगे जिसका नाम क्या होगा, मिनिमम, नहीं र्यूमुलेटिव, अब गवर्नमेंट की पॉलिसी देखो क्या है, गवर्नमेंट कहती है हम एमएसपी पे आंसर करते हैं, ठीक है, एमएसपी जगह हम क्या लेंगे, मिनिमम र्यूमुलेटिव प्राइस, ठीक है, ठीक, इसको कई बार कहते हैं मिनिमम रिजर्व प्राइस, एक ही चीज है, मिनिमम रिजर्व प्राइस या मिनिमम र्यूमुलेटिव प्राइस एक ही चीज है, ठीक है। अब वो कंसेप्ट क्या लेके आ रही है, गवर्नमेंट कहती है फॉर एग्जांपल फसल होगी, ठीक है, वीट की प्रोडक्शन हुई, हम वीट की प्रोक्यूरमेंट नहीं करेंगे, हम डिसाइड कर देंगे कि एमआरपी यानी मिनिमम रिजर्व प्राइस कितना होना चाहिए वीट का, 20 रुपीज, कि हम मार्केट में ये बात कह देंगे कि 20 रुपीज से कम तो कोई भी बंदा उठाएगा नहीं, ठीक है जी। यहां से क्या शुरू होगी, बोली शुरू होगी, ऑक्शन शुरू होगी, ठीक है, कोई कहेगा 21, 22, 23, ठीक है, जहां किसान को सुटेबल होएगा किसान वहां पर दे देगा। इसका मतलब गवर्नमेंट अपने चक्रों से बाहर हो रही है, गवर्नमेंट खुद नहीं आना चाहती, गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है, गवर्नमेंट भी अपनी जगह सही है, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट की दूसरी प्रॉब्लम क्या है, डब्ल्यूटीओ का डंडा लगा हुआ है, अगर आपने डेवलपमेंट के लिए पैसे लेने हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर में काम करना है, डब्ल्यूटीओ बैठ के हुई है, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यही तो कहता है सब्सिडीज को खत्म करो, अमेरिका पीछे पड़ा हुआ है आपके, हमें डिटेल हम पढ़ेंगे डब्ल्यूटीओ में, हाँ वर्ल्ड ट्रेड, किसान कहते हैं डब्ल्यूटीओ से बाहर आ जाओ, उनको ये बात पता है ना कि ये जो ये चक्रों से भाग रहे हैं वो डब्ल्यूटीओ के प्रेशर के कारण भाग रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक आता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, ट्रेड डिस्टोर्शन से बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ेंगे इसको डिटेल में। अब डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये एग्रीमेंट हुआ पड़ा है कंट्रीज के बीच में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर एमएसपी गवर्नमेंट दे रही है तो एमएसपी क्या है, एक तरह की सब्सिडी है ना, सब्सिडी ही है ना, गवर्नमेंट एक तरह की सब्सिडी दे रही है, किसान को कॉन्फिडेंस दे रही है, ठीक है, किसान ने क्या किया, बम्पर प्रोडक्शन कर दी, और ये तो है नहीं कि सारे हम लोग ही खाएंगे, बाहर एक्सपोर्ट नहीं होगा, जब बम्पर प्रोडक्शन बाहर एक्सपोर्ट होगी ना तो उससे क्या होता है, यूएसए वर्गी जो कंट्रीज है ना इनको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इनकी फसल महंगी है, आपकी फसल सस्ती होगी, तो आप अफ्रीकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज आपसे फसल ले लेगी, इनका ट्रेड खत्म होना शुरू हो जाता है। अब इनको ये बात प्रॉब्लम है, ये कहते हैं जी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं चाइना और इंडिया, ये क्या करती हैं, अपने किसानों को सब्सिडी देती है, एग्रीकल्चर में सब्सिडी, फर्टिलाइजर में सब्सिडी, एमएसपी दी जा रही है, ठीक है, इससे क्या होता है, जो किसान की कॉस्टिंग है कम है, किसान की कॉस्टिंग कम है तो किसान सस्ते में इंटरनेशनल मार्केट में बेच देता है, हमारे प्लेयर्स आउट हो जाते हैं। अब डब्ल्यूटीओ आईएमएफ को चलाने वाला कौन है, अमेरिका, अमेरिका डब्ल्यूटीओ को पंप देता है पीछे से कि आप इन लोगों को बोलो कि सब्सिडीज को खत्म करें, और यहां पर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन में भारत फंस गया। अब वो चाहता है कि उन चीजों से बाहर निकले, किसान वहां पर धरना लगा के बैठ गए, ठीक है। अब किसान कहते हैं डब्ल्यूटीओ से बाहर हो जाओ, भैया अगर तुम डब्ल्यूटीओ से बाहर हो गए, इसकी सबसे बड़ी खतरनाक बात क्या, चलो मैं कहता हूं आज मोदी गवर्नमेंट कहती है बाहर होगी, हमने डब्ल्यूटीओ से आउट हो गए, ठीक है, सुन लो फिर इसकी बात। कोरोना आया, पैरासिटामोल कहां से आती है, चाइना से, पता है आपको, जितने मेडिसिन के रॉ मटेरियल कहां से आते हैं, चाइना से, एंटीबायोटिक्स के रॉ मटेरियल कहां से आ रहे हैं, चाइना से, मास्क तक तो तुम्हारे पास था नहीं, तुम्हारे पास क्या पूरी दुनिया के पास, क्या कहता खिलाता यूएसए उसके पास भी नहीं था, ठीक है ना, HCQS उसके पास नहीं था, आपको अल्टीमेटली किससे लेनी पड़ी, चाइना से। आज कोई खुदा ना खास्ता कोरोना जैसी बीमारी आ गई, पैरासिटामोल की शॉर्टेज होगी, चाइना ने कह दिया मुझे तो लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको पैरासिटामोल ही नहीं देता, मर जाएंगे लोग। सोचो चाइना के बाद कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, एक पैरासिटामोल की थ्रोट से बंदा मर जाएगा, और आजकल तो माशाल्लाह वायरस ऐसा 105 तक बुखार को ले जाता है, उसकी म्यूटेशन हुई पड़ी है,
ठीक है। अगर चाइना ने आपको कह दिया कि मैंने पैरासीटामोल देना, कुछ लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, कोई इसको न्यूक्लियर वेपन बनाने की जरूरत नहीं, ये बायोवार हो जाएगी, लोग बुखार से मर जाएंगे। कर सकता है ना, पर चाइना क्यों नहीं करता? क्योंकि WTO उसको करने नहीं देता, सिग्नेटरी है। और आप कहते हो WTO से बाहर आ जाओ। कौन से? WTO वो करने नहीं देता, एग्रीमेंट है ना, इनके एग्रीमेंट्स है वहां पर, फाउंडेशन है चाइना के ऊपर। ये तो चाइना को क्या लोड़ थी, पूरी दुनिया में फैला देता बीमारी और बाद में कहता हमारे पास ग्रोसिन है ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे। क्योंकि अब चाइना आज ये हरकत करेगा तो चाइना के एक्सपोर्ट बंद करा देगी WTO। तो बताओ कि अब भारत आ सकता है WTO से बाहर? आप बताओ। मेरे को अजीब डिमांड बड़ी अजीब है कि WTO से बाहर आ जाओ। फिर आप कहते हो कि WTO एग्रीमेंट से बाहर हो जाओ, वो होने नहीं देंगे। आप ऑब्लिगेशन में, ऊपर से गवर्नमेंट ऐसी है, उन्होंने बाहर से पैसा बहुत उठाया हुआ है, अब उनको करना पड़ेगा। तो ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है जी, ये नहीं सॉल्व होने वाला, सीधी बात। समझ में आ गया जी? अब ये कहते हैं कि यहां पर हम एक डिसाइड कर देंगे मिनिमम रिजर्व प्राइस कितना है, 20, ऑक्शनिंग शुरू कर दो यहां से। तभी वो बिल लेके आए थे ना कि हम पीछे हो जाए, प्राइवेट प्लेयर्स आ जाए, जहां पर वहां ऑक्शनिंग को हम 21 देते हैं, 22 देते हैं, 23 देते हैं, 24 देते हैं, ठीक है। जहां पर किसान को लगेगा ठीक है, वो वहां पर दे दे। अब प्रॉब्लम क्या है, किसान ही यहां पर सच्चे हैं। 4 प्लेयर्स आ गए, किसान बैठा हुआ है एक, हम चारों ने सांठ गांठ कर ली कि ठीक है जी, हम की बोली कि मैक्सिमम कितना लेके जाएंगे, 28 के आगे लेके ही नहीं जानी बोली। हम कहेंगे कोई बात नहीं किसान जी, आप बैठो, हम कहीं और से जाके प्रोक्योरमेंट कर लेते हैं। फिर क्या करोगे? और ये होना ही होना है, कैपिटलिस्ट है वो लोग। आज भी जब गवर्नमेंट की टेंडरिंग चलती है ना, 5-6 प्लेयर जो होते हैं सप्लाई, वो इकट्ठे बैठ जाते हैं, आपस में मेडिकोटेशन बनाते हैं। मैंने खुद देखी है ये चीज। सप्लायर 4, ठीक है ना, वहां पर ऑक्शनिंग होगी, उन्होंने कहना 28 से ऊपर जाएंगे नहीं, किसान फिर क्या करेगा? यहां पर किसान ठीक है अपनी जगह, फंस जाएगा। फिर ये कहते हैं नहीं जी ऐसा करते हैं, हम क्या करेंगे, अगर ऐसी की प्रॉब्लम आ जाए एक ट्रिब्यूनल बनाएंगे हम, नेशनल एग्रीकल्चर ट्रिब्यूनल। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो ट्रिब्यूनल के पास केस जाएगा, ट्रिब्यूनल उन लोगों को सजा दे देगी, तो किसान इसकी टेंशन ना करें। फिर आ गया सनी देओल, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये तो कचहरियों का हाल है। अब बताओ किसान वहां पर उगाएगा या तारीखें भुगतेगा जाके? तो कॉम्प्लिकेटेड मैटर है ये, अभी सॉर्ट आउट नहीं होता लगता। ये नहीं किसान सही है, किसान भी सही है, गवर्नमेंट भी अपनी जगह सही है। गवर्नमेंट को ऊपर से प्रेशर है, WTO में इसको रहना है, रहना पड़ेगा, तो WTO वाले प्रेशर डाल रहे हैं कि यहां से निकलो, आप MSPs को खत्म करो, सब्सिडीज को खत्म करो। ये तो कुछ भी नहीं है, आने वाले टाइम में फर्टिलाइजर सब्सिडी वाला भी खत्म करने का प्रेशर डाल रहे हैं लोगों पे। तभी आपको मोदी गवर्नमेंट क्या कह रही है, ऑर्गेनिक में आ जाओ, इंपोर्टेड यूरिया ले आए ना वो तभी लेके आए कि कल किसान को नुकसान ना हो जाए। हम अपनी रिसर्च ऐसी करें कि आप और जैविक खेती में आ जाओ, तो अल्टीमेटली वो उनके ऊपर प्रेशर है सब्सिडीज का। ठीक है, क्लियर है जी, समझ में आ गया? देखिए इसको फिर आगे चले, PDS। अब PDS क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट MSP पे गेहूं उठाती है, राइस उठाती है, ठीक है। वो प्रोक्योरमेंट कौन करती है? FCI। FCI किसको दे देती है?
स्टेट को, और स्टेट को कहती है जितने भी आपके यहाँ पर बीपीएल फैमिलीज हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन गरीब फैमिलीज हैं, उन लोगों को आप सब्सिडाइज्ड रेट में राशन दीजिए। हाँ जी, पीडीएस सिस्टम को कौन चलाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब हुआ क्या, एमएसपी भी नहीं गवर्नमेंट ने उठा लिया, प्रोक्योरमेंट कर ली, वो कौन उठाता है? एफसीआई। अब एफसीआई क्या करती है, इस व्हीट और राइस को किसको बांटती है? स्टेट को। और स्टेट को कहती है कि आप यहां पर क्या करो, राशन की शॉप्स नहीं होती, फेयर प्राइस शॉप्स, जिसको डिपू कहते हैं, इसके जरिए गरीब लोगों को अन्न राशन दो, ताकि जो लोग हैं उनको कम से कम 2 वक्त की रोटी मिले। तो ये सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जो चलता है वो बेसिकली किससे चलता है? पीडीएस पे चलता है। और वो सारे का सारा किस पे डिपेंड है? एमएसपी पे। अब बंदा सोचे अगर एमएसपी चली गई तो क्या यहां प्रॉब्लम नहीं आएगी? आज जो आप उनको सब्सिडाइज रेट में दे रहे हो, कल वो महंगा नहीं होगा? गरीबों को औखा नहीं हो जाएगा? बहुत कॉम्प्लिकेटेड गुंजल सी बनी पड़ी है, एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसके तहत वो क्या करती है, गरीब लोगों को राशन डिपो फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू वो राशन जो प्रोक्योरमेंट करती है वो राशन बांटती है। हाँ, बीपीएल फैमिलीज वो लगवाता है, लोग भी जाके फर्जी कार्ड बना के बैठे हुए हैं, वो लगवाता है, बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। चलिए, अब इसके बेनिफिट्स क्या है, पीडीएस को क्यों शुरू किया जा रहा है, ठीक है। पहला लिखिए, फूड सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, फूड सिक्योरिटी कर रही है। अब वो गरीब लोग बेचारे, उनको कहां से मिलना खाना, वो तो मर जाएंगे। तो उनको अफोर्डेबल प्राइस में गवर्नमेंट दे रही है, तो उनकी तो फूड सिक्योरिटी चल रही है ना, ठीक है। गरीबी से मर तो नहीं रहे ना वो लोग। वैसे आटा लेने जाओ तो 390 रुपए किलो, 10 किलो, कहां गरीब बंदा जिसको दिहाड़ीदार आदमी कहां से कर लेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, फूड सिक्योरिटी दे रही है उन लोगों को, ठीक है। आगे चलिए, प्राइस स्टेबलाइजेशन। तो इन गरीब लोगों को जो आटा है, चावल है, सस्ते में मिल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है, प्राइस की स्टेबलाइजेशन चल रही है। सोचो अगर ये ना हो, प्राइस बढ़े, तो वो कहां से खा लेंगे रोटी? जो प्राइस स्टेबलाइजेशन चल रही है उसकी वजह से चल रही है, इसकी वजह से चल रही है, ठीक है। तीसरा लिखिए, पॉवर्टी एलिवेशन। नेचुरली बात है, पॉवर्टी एलिवेशन चल रही है, ठीक है। अब ताकि उनको हम अन्न दें, देखो बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये, अन्न दोगे न्यूट्रिशनल सपोर्ट आएगी, न्यूट्रिशनल सपोर्ट आएगी, काम करने जाएगा ताकत आएगी, जब काम करने जाएगा कमाएगा तो आस्ता आस्ता पॉवर्टी से बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। और चौथा यहीं से देखो, न्यूट्रिशनल सपोर्ट। न्यूट्रिशन है तभी पॉवर्टी से बाहर जाओगे ना। अब बंदे को रोटी मिली नहीं, बंदा गिरा पड़ा है, आप उसको कहो जाओ पॉवर्टी से बाहर हो, कमाओ, भैया वो कहां से गएगा? वो तो बेचारा पकड़ पकड़ के लेके जाना पड़ेगा उसको। न्यूट्रिशन मिलेगा और अल्टीमेटली वो कमाएगा तो वो विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी से बाहर आएगा। विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, इसको हम कहते हैं जनरेशनल पॉवर्टी। एक लेबर है, 500 रुपये दिहाड़ी कर रहा है, ठीक है, अपना जा रहा है, बच्चे पाल रहा है। अब 500 रुपये में वो कितना बच्चे को पढ़ा लेगा, खाएगा या पढ़ाएगा? तो अल्टीमेटली जो उसका बच्चा आता है वो भी लेबर में चला जाता है, उसको एजुकेशन नहीं मिलती। उस समय तक क्या होता है, 1000 रुपये दिहाड़ी हो जाएगी, पर 1000 रुपये दिहाड़ी तो होगी, तो क्या इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी? तो टेक्निकली वो भी 500 में ही है। फिर वो क्या खाएगा और क्या कमाएगा? फिर वो ऐसे चलता रहेगा। कल उसके बच्चे आएंगे, 2000 रुपये दिहाड़ी हो जाएगी, पर टेक्निकली इन्फ्लेशन भी बढ़ गई। तो ये क्या, पॉवर्टी से लोग बाहर आ ही नहीं पाते। विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी घूमती रहती है, ठीक है ना। तो ये आपको एक सपोर्ट कर रही है कि आप पॉवर्टी से बाहर आओ, ठीक है। चलिए, अब इसमें इश्यूज क्या है? पहली बात है क्वालिटी। क्वालिटी इशू, ठीक है। अब हमारा फ्रेंड लगा हुआ एफसीआई में, तो एक दिन मैं खड़ा हुआ था उसके मंडी में, हम चाय पिए थे, तो गेहूं की जो प्रोक्योरमेंट आई है
इतनी गंदी क्वालिटी, मतलब कि क्वालिटी अच्छी नहीं होती उसकी। जो एमएसपी, अगर किसान किसान हो तो आपको पता होगा ये। हाँ, ये अच्छी क्वालिटी नहीं होती। जो अच्छी क्वालिटी है, सबसे सुप्रीम है, वो तो चलेगी बाहर। जो मिडल है वो हम खाते हैं, थर्ड जो बच गई वो वहां जाती है। ठीक है, ऊपर से क्या, स्टोरेज अच्छी नहीं है आपकी, तो वो कीड़े वगैरह ये चीजें लग जाती हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब क्वालिटी को ठीक करने के लिए वो क्या करते हैं कि कीड़ा ना लगे, वो सल्फाज की गोली डालते हैं, पता होगा आपको। सल्फाज की गोली आती है, वो केमिकल वो डालते हैं, वो जहर है, वो जहर है। वो ऐसे कोई बंदा खा लिया तो गया। वैसे आजकल तो वो भी नकली हैं। एक बंदे ने खाए, वो बंदा बच गया, अगर नकली है। इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे हो? अच्छा, आप इन्फ्लुएंसर की तो बात नहीं कर रहे? किसकी बात? इन्फ्लुएंसर की? नहीं भी मुझे नहीं पता। यहाँ पर एक केस हुआ था हमारी मार्केट में। सर उसने भी खाई तो बच गया। बचो है ही नहीं, असली है क्या? सर वो साथ में व्लॉग बना रहा था। अच्छा अच्छा। मैंने सल्फाज खा ली। वो नहीं, ये आजकल नहीं चलती है ये। गवर्नमेंट ने जान किसकी क्वालिटी घटाई हुई है ना, जहर है ये तो, उतनी रखी है कि कुछ हुए ना। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, क्वालिटी इश्यूज है। दूसरा क्या है, करप्शन। करप्शन ठीक है, तो वहां पर क्या है, कार्ड किनके बनने हैं, बीपीएल वालों के, बने किसके हुए, एपीएल वालों के। कोरोना में जो हमारे वहां पर क्या हुआ, कोरोना में जो राशन आता था ना सेंटर से, गरीबों को कम जाता था, काउंसलरों को ज्यादा जाता था, वो आगे बेच देते थे चक्की में। करप्शन इश्यूज बहुत जोर है। ठीक है, फर्जी कार्ड बनाए हुए हैं, तुम मानोगे नहीं यार, ऐसे ऐसे केस दिखाए, लोग आते हैं मर्सिडीज में और वहां से राशन लेके चल जाते हैं। न्यूज दिखाते हैं गवर्नमेंट, वो ये चैनल वाले। कोरोना में भी न्यूज आई थी, बीएमडब्ल्यू में बंदा आया, राशन लिया चला गया। हाँ, करप्शन है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो टारगेट लोग हैं उनको ये चीज नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो इसका अब सॉल्यूशन क्या है, इसको क्या करना है, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसको आधार लिंक्ड कर दिया, और इसको क्या कर दिया, बायोमेट्रिक। इस मामले में गवर्नमेंट बहुत तेज है, सारा फॉरेन का सिस्टम ले जाएगी उठा के। बायोमेट्रिक कर दिया, अब अंगूठा है, फिंगरप्रिंट हर बंदे के यूनिक है। जो मेरा फिंगरप्रिंट है वो दुनिया में किसी का फिंगरप्रिंट नहीं है। वो आप देख ले, वो होता है वेरिएबल टेंडम रिपीट्स वगैरह कुछ होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, तो वहां पर फर्क आ जाता है। ठीक है, तो जब आप ये लगाओगे तो वो आपका है, तो आपको ही मिलेगा, कोई दूसरा बंदा नहीं रहा। आधार कार्ड भी नकली बन जाते हैं, पर ये चीज जो नेचर ने आपको दी है ना, ये आपकी हुई है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अब गुट्ठा लगाने शुरू कर दिया, आधार लिंक्ड कर दिया उसको। तो इससे काफी चीजों में कंट्रोल आया है। टेक्नोलॉजी तो अल्टीमेटली अच्छी है ना। ठीक है जी, क्लियर है। देखिए इसको फिर हम आगे चले, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड बीओपी क्राइसिस। चलिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट।
इसके पहले लिखिए डेफिनेशन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ all the transitions of an country with the outer world, with the world. Systematic record of all the transitions of an country with the world. ठीक है, अब कंट्री जो है हमारी इकोनॉमीज जो है वो ओपन इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। ठीक है, तो ओपन इकोनॉमी क्या होती है? जो फॉरेन कंट्री से लिंक्ड है। ठीक है, हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो नेचुरली है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमने अपना गेहूं एक्सपोर्ट किया, फॉर एग्जाम्पल एक किसान है, उसने यूएसए में अपना गेहूं एक्सपोर्ट किया, तो यूएसए उसको रुपये में पैसा नहीं देती। रुपया इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी नहीं है, वो उसको किस में देती है? डॉलर्स में। समझ में आ गई? ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी है। ठीक है, इसको कोई भी बंदा ना नहीं करेगा। ठीक है, तो जब उसने किसान ने इसको दिया तो डॉलर हमको आया, तो हमारे कंट्री में डॉलर की इनफ्लो आई। ठीक है, तो इसका क्या बेनिफिट हमको होगा? क्योंकि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ेगी। अब ये हमको बेनिफिट क्यों है? भैया कल आपने पेट्रोल लेना है तो रुपये में कोई लेगा? वो तो डॉलर में ही लेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको कल पेट्रोल चाहिए, आपने गोल्ड मंगाना है, तो आप डॉलर में पेमेंट कर सकते हो। डॉलर होगा तो मंगाओगे ना, अगर डॉलर ही नहीं होगा तो कहां से चलाओगे? ठीक है, तो जब हम किसी को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको डॉलर्स आता है, या हमने यूरोप में किया तो हमको क्या आया? पौंड आया। ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसीज हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तभी हम कहते हैं एक्सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान दो। अगर हम इंपोर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आप सोचो कि आज किसान खेती करने से हट जाए। ठीक है, किसान के मैंने खेती नहीं करनी, और रिजल्ट क्या हुआ? हमको इंपोर्ट करना पड़ गया। अगर हम गेहूं, चावल, यही चीजें इंपोर्ट करने लग पड़े, हमारी फॉरेन करेंसी जो डॉलर है वो इस चीज में लग गई, तो फिर पेट्रोल कहां जाएगा? फिर पेट्रोल कहां जाएगा? फिर तो बैठो बस घरों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो आपके पास फॉरेन करेंसी आती है, जब आप इंपोर्ट करते हो आपके हाथ से फॉरेन करेंसी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने पेट्रोल मंगाया, आपने डॉलर पे मंगाया ना, या पौंड पे मंगाया ना, तो आपके यहां से फॉरेन करेंसी जाएगी, फॉरेन रिजर्व आपका प्रेशर में आएगा, खाली होगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक लेजर है। नोट्स मैंने दे दिए, प्रोसेस कर रहे हैं, उसको मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर के भी दे दिए, मार्केट वाली भी दे दी और बैंकिंग के भी दे दिए। तो आपको बहुत जल्दी वो थोड़ा ना प्रोसेस करने वाले हैं, सेटिंग वगैरह उसकी करनी होती है, जो वो करके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके भी दे दूंगा। चलिए, तो ये क्या एक तरह की लेजर है, एक लेजर बुक है जो हर कंट्री मेंटेन करती है, जिसमें वो अपने फॉरेन ट्रेड का अकाउंट लेके आती है। ठीक है, तो ऐसे होता है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। ठीक है, अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो आपको डॉलर आया ना, प्लस डॉलर आया। अगर आपने इंपोर्ट किया, आपने डॉलर दिया तभी उसने तेल दिया ना आपको, आपके यहां से डॉलर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये क्या आपकी फॉरेन कंट्री के साथ जो ट्रांजिशन चल रही है उसको ये क्या करती है? रिकॉर्ड करती है। लेजर है एक। इस लेजर को हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। आइडली जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है उसमें ऐसा माना गया है कि जो एक्सपोर्ट होता है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? इंपोर्ट। आप ज्यादा एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट कम करो। जब ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे, डॉलर्स में, पाउंड में आपको करेंसी आएगी, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आपकी रिस्पेक्ट होगी, आप ताकतवर देश बनोगे।
यूएस क्यों ताकतवर देश है? डॉलर ज्यादा है ना, तो गोल्ड कितना है उसके पास। और इसके ऊपर एक चैप्टर पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर हम। जितनी ज्यादा आपके पास डॉलर है, जितनी ज्यादा आपके पास पौंड है, येन है, जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी है, जितना ज्यादा आपके पास सोना है, उतनी ही बड़ी और ताकतवर कंट्री है। चाइना का हमसे चाइना के बाद ज्यादा है, तभी चाइना हमसे ऊपर है जीडीपी के मामले में। ठीक है, तो ये क्या, गवर्नमेंट को भी तो पता लगना चाहिए ना कि हमारे पास कितना आ रहा है, कितना ज्यादा है। तो ये क्या, एक तरह की लेजर है, और लेजर का टारगेट क्या होता है कि हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इंपोर्ट कम हो, ताकि हमारे पास फॉरेन रिजर्व ज्यादा आए। हाँ, अगर हम कहते हैं ना हमने फर्स्ट की इकोनॉमी बनना है जीडीपी, तो इसका भी रोल बहुत है। इधर रिजर्व भी होना चाहिए हमारे पास। डॉलर तुम्हारे पास है, दाने हैं नहीं, पतंगे उड़ानी है, ऐसे नहीं होता। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के नोट्स, ठीक है, मैं दे दूंगा इस पे। अभी तो टॉपिक शुरू हुआ है, 1-2 दिन तो थोड़ा तो सब्र करो। नहीं उसलिए नहीं, पता क्या इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम है, इसके नोट्स नहीं मिलते होते। कोई एक बुक नहीं है, इसकी हिस्ट्री होती है, मैं कर देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें तो कहानी पढ़नी है, इसकी बहुत प्रॉब्लम है। अब जो मैंने आपको फाइनेंशियल मार्केट्स के नोट्स दिए ना, बिल्कुल ऐसे दिए कि आपको समझ आ जाएंगे, बच्चों की तरह समझाया हुआ इसके अंदर। बॉन्ड्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, अब ऐसे उठा के मैं दे दूंगा, समझ नहीं कुछ आना। ठीक है, टेक्निकल चैप्टर नहीं है। चलिए, समझ में आ गया। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और डेबिट ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और डेबिट ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस है जिसके तहत हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी आएगी। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके तहत हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी आएगी, जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। डेबिट ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शन है जिसके तहत हमारी कंट्री से फॉरेन करेंसी जाएगी, जिसके कारण हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो डिक्लाइन होगा, घटेगा। एग्जाम्पल लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हमने गुड्स को एक्सपोर्ट किया, आपने वीट को किया, राइस को किया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपने फॉरेन कंट्री में इसको एक्सपोर्ट किया, बदले में आपको डॉलर मिलेगा। ठीक है, दूसरा आपने सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया, फॉर एग्जांपल भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, आपको यूएसए की कंपनी ने टेंडर दे दिया कि भैया ऐसा है कि ऐसा करो कि हमारा सॉफ्टवेयर बना दो। तो भारत की जो सॉफ्टवेयर कंपनी उसको सॉफ्टवेयर बना के देगी, तो बदले में पैसा आएगा, तो हमारे बीओपी में बढ़ावा देगा, हमारे फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ावा देगा। वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजिशन। अब मैच चल रहा है, अगर वर्ल्ड कप भारत में होगा, टूरिस्ट आएंगे यहाँ पर, तो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, यहाँ पैसा खर्चेंगे, आपको वो देंगे डॉलर, तभी उसकी जगह रुपया मिलेगा ना, तो आपके खाते में डॉलर बढ़ेगा। जब भी टूरिज्म यहाँ बढ़ता है तो हमको यहाँ पर क्या मिलता है, डॉलर्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, अब वहां पर सुना गया कि हेल्थ फैसिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा महंगी है, तो आपने देखोगे एनआरआई जितने भी ऑपरेट यहाँ के करवाते हैं, हेल्थ का बहुत महंगा है वहां पर इशू। जितने बड़े बड़े एनआरआई होंगे ना, वो यहाँ आके अपने ऑपरेशन वगैरह कराएंगे। तो जब कोई एनआरआई यहाँ पर आएगा तो नेचुरली वो डॉलर को देके रुपया लेगा ना, क्योंकि यहाँ का तो डॉलर लेने नहीं वाला आपसे। ठीक है, तो जब डॉलर देगा बैंक को, तो हमारा डॉलर क्या होगा, हमारे पास डॉलर बढ़ेगा। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल हमको किसी ने ग्रांट दे दी, अब ग्रांट होगी रुपये में तो होती नहीं, क्योंकि रुपया इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी है ही नहीं। तो जो ग्रांट हमको देंगे वो किस में देंगे, डॉलर या उसमें पाउंड में देंगे, तो हमारे पास डॉलर बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अंबानी ने लोन ले लिया किसी बैंक से, इसको कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग।
अंबानी ने किसी बैंक से, फॉरेन के बैंक से लोन लिया, ठीक है, और वो डॉलर कहां पर आएगा? भारत में आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? हमारा डॉलर बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल इंडिया ने आईएमएफ से लोन ले लिया, इंडिया ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, तो वो हमको रुपये में तो देने नहीं वाले, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी है ही नहीं रुपया, वो किस में देंगे? डॉलर में या पाउंड में देंगे। तो हमारा डॉलर हमारे यहां पर बढ़ेगा। ऐसी चीज जिससे डॉलर का फ्लो हुआ, चाहे वो लोन क्यों ना हो, जिससे डॉलर का फ्लो भारत में हुआ, भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रेडिट ट्रांजिशंस। क्लियर है? समझ में आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? ये बहुत टेक्निकल टॉपिक है ये। अब ये डेबिट ट्रांजिशंस, फॉर एग्जांपल हमने इंपोर्ट करवाया पेट्रोल, तो आपने पेट्रोल लिया सऊदी अरब से, तो किसमें दोगे? डॉलर में ही पैसा दोगे, रुपया से एक्सेप्टेड ही नहीं है, ठीक है। तो यहां से डॉलर गया। फॉर एग्जांपल आपने तुर्की को ग्रांट एड दी, तुर्की में भूकंप आया था, कितने लोग मर गए थे, तो भारत ने एनडीआरएफ की टीम भेजी और ग्रांट इन एड दी, तो किसमें दी? रुपया तो चलेगा ही नहीं वहां पर, रुपये का क्या फायदा? या डॉलर में दोगे या पाउंड में दोगे, तो आपके यहां से चला गया, आपके बैंक से वो चीज निकल गई। फॉर एग्जांपल एक देश है भूटान, उसने आपसे लोन मांग लिया कि इंडिया थोड़ा हमको लोन दे दो, रुपये में थोड़ा मांगेगा वो लोन। अब इंडिया, उसने पेट्रोल मंगाना है, इंडिया से उसने लोन लिया, रुपये में देगा, तो रुपये में पेट्रोल कौन देगा आपको? तो भारत डॉलर में देगा या पाउंड में देगा? तो उसने क्या किया? भूटान को लोन दे दिया, तो फिलहाल के तौर पे आपका करंस तो खत्म हुआ ना, आपके यहां से पैसा बाहर गया। तो जितनी डेबिट ट्रांजिशन है वो लेजर में क्या शो होती है? नेगेटिव, यहां से पैसा चला गया। जितनी क्रेडिट ट्रांजिशन है वो क्या होती है? पॉजिटिव, आपके यहां पर डॉलर आया। समझ में आ गया? बैलेंस ऑफ पेमेंट। आइडियली इकोनॉमी ये बात कहती है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है उसमें एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट होना चाहिए, जितना एक्सपोर्ट उतना ही इंपोर्ट। ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। किसी कंट्री का भी आप उठा के देख लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा होगा या कंट्री का इंपोर्ट ज्यादा होगा। इतना बड़ा मैथमेटिक्स किसी के पास नहीं है कि एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट। और भारत के केस में क्या इंपोर्ट ज्यादा है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर जाता है, आता कम है। और सबसे बड़ा खर्चा क्या है? पेट्रोल में और आपके गोल्ड में। तभी गवर्नमेंट लेके आई थी ना स्वर्जियन गोल्ड बॉन्ड्स, बताया था आपको, गोल्ड बॉन्ड्स लेके आई थी गवर्नमेंट, आज भी है, बैंक से मिल जाते हैं। वो क्या कहती है कि सोने पे मत इन्वेस्ट करो, सोने की असम्पशन कम करो, आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। तो एक हम आपको रिटर्न देंगे, इंटरेस्ट देंगे इसके ऊपर, प्लस जैसे आज से 20 साल बाद आपने पैसा निकलवाना, उस समय जो सोने की कीमत होगी उतना रिटर्न हम आपको दे देंगे। इस पैसे को गवर्नमेंट कहां यूज करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। सोना लेके भाई यही डालोगे, गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ? गवर्नमेंट को तो कोई फायदा नहीं हुआ। इस पैसे का वो क्या करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और आपकी जो रिटर्न होगी वो सोने के बराबर आ जाएगी, ठीक है। उनको भी फायदा, आप लोगों को भी फायदा। हाँ जी, लॉस सोने के केस में होता ही नहीं कभी। सोना देखो कहां पहुंचा बड़ा, 90,000। और ये दिवाली तक मुझे कोई बता रहा था, वहां पर मेरा दोस्त है सुनहरा, कहता है 1 करोड़ तक, वो सॉरी 1 लाख तक हो जाएगा, और 2030 तक 1.5 से पौने 2 लाख तक। सर गोल्ड जीडीपी ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ? हाँ जी, जीडीपी ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ नहीं था गोल्ड? देखो जीडीपी अपनी प्रोडक्शन है, हमारी प्रोडक्शन कितनी है? जीडीपी में कंपोनेंट है ये। जीडीपी का मतलब क्या है कि कितने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपने प्रोड्यूस किए हैं, कितने सर्विसेज आपने प्रोड्यूस की, कितने गुड्स आपने प्रोड्यूस किए, कितने मोबाइल आप लोगों ने बनाए, कितने एसी आपने बनाए, उसमें गोल्ड का कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ, गोल्ड एक कंपोनेंट हो सकता है, फॉरेन करेंसी कंपोनेंट है, क्योंकि रॉ मटेरियल मंगाना तो कई बार आपको बाहर से मंगाना पड़ता है,
कई बार ऐसा होता है ना कि आपको रॉ मटेरियल होता ही नहीं, आपको फॉरेन से मंगाना पड़ेगा, दवाइयां बनानी है, रॉ मटेरियल कहां से आएगा? चाइना से। तो वहां तो वो तो फिर येन में या डॉलर में लेगी, ठीक है, या रूबल में लेगी, हो सकता है, पर इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है जीडीपी में। जीडीपी क्या है कि तुमने क्या प्रोड्यूस किया, ठीक है ना। गोल्ड तो वैसे ही कम है दुनिया में, गोल्ड तो वैसे ही कम है, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया आपको? ब्रिक्स करेंसी फाइट विद डॉलर, सर हो सकती है, क्योंकि एक कंसेप्ट चल रहा है डी डॉलराइजेशन। ऐसा नहीं है कि नया कंसेप्ट है कोई, ये चीज हो चुकी है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इस कंट्री का नाम तो सुना होगा, ईरान का। 2014 में ईरान के ऊपर सेक्शंस लग गए थे, ठीक है, और यूएस ने सबको कह दिया विद द हेल्प ऑफ यूएन की ईरान ने क्योंकि न्यूक्लियर बम बनाया चुपके से, इससे कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, इकोनॉमिक सेक्शंस लगा दिए। उस समय भारत की में बीजेपी गवर्नमेंट थी। अब बीजेपी गवर्नमेंट जो है ना, वो है लाला बानिया पार्टी, बेसिकली लाला बानिया पार्टी है। लाला बानिया पार्टियों को टिकट लगानी आती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईरान से एग्रीमेंट कर लिया, ईरान से हमको गैस और पेट्रोल मिलता है, ठीक है। उन्होंने ईरान से एग्रीमेंट कर लिया कि आप हमको तेल दो, आप हमको गैस दो, ठीक है जी। हम आपका यूको बैंक में एक अकाउंट खुलवा देंगे, ठीक है। यूको बैंक में हमने क्या किया, एक अकाउंट खुलवा दिया। उसके अंदर फॉर एग्जांपल 1 अरब का आपने हमको तेल दिया, 1 अरब रुपया, हमने 1 अरब रुपया आपका यूको बैंक में डाल दिया, ठीक है। अब हमारे यहां से भी चीजें वहां जाती है ना, हमारे यहां से मसाले जाते हैं, हमारे यहां से वीट जाता है, राइस जाता है। ईरान को बोला कि अगर आपने वीट लेना है, राइस लेना है, तो आप कुछ ना करो, इस 1 अरब को यूज करो, हमको इसको पैसा वापस करो और हम आपको क्या दे देंगे, वीट। और बताओ, ये डी डॉलराइजेशन नहीं? अमेरिका की हवाइयां उड़ गई, अमेरिका की हवाइयां उड़ गई, कहता ये हो गया, तुमने तो शॉर्टकट लगा दिया। अमेरिका ने इंडिया को धमकी दे दी, मोदी सरकार थी, कि अगला बैन तुम पे है, अगला सेक्शन हम तुम पे लगाएंगे। उस समय तो गवर्नमेंट थी नहीं, गवर्नमेंट प्रेशर को झेल गई, ठीक है, लेगी प्रेशर में गवर्नमेंट ने ईरान के साथ बंद कर दिया। अब जब रशिया के साथ हुआ, इंडिया ने यही एग्रीमेंट किसके साथ कर दिया, रशिया के साथ। रशिया से मंगाया पेट्रोल, क्योंकि इंडिया ने वोटिंग नहीं की थी, रशिया ने क्या कर दिया, सस्ता दे दिया। भारत में इतना तेल महंगा नहीं हुआ जितना फॉरेन कंट्रीज में हुआ है। कहां पर खड़ा है, 1-2 रुपये महंगा हुआ है। और वॉर लगी पड़ी है सेंट्रल एशिया में, वहां इजराइल लड़ रहा है, ईरान लड़ रहा है, यूक्रेन लड़ रहा है, रशिया लड़ रहा है, वर्ल्ड के बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स लड़ रहे हैं, जहां पर गैसों का भंडार है, और आपके यहां पर तेल सिर्फ 1-2 रुपया बढ़ा है। सोचा कभी? कोई कनाडा लंदन में कोई बैठा होगा ना, उससे पूछना, वो कहेगा डोसा भी आजकल $30 का है। सर्वाइवल, आज आपके दोस्त कोई बैठे होंगे ना, वो कहेंगे बातें गई, अब इंडिया ही आ जाओ, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट की यूक्रेन की, यूरोपियन कंट्रीज ने की ना सपोर्ट, रशिया ने तेल महंगा कर दिया। जाओ, जिसमें इंडिया वाले इंटेलिजेंट थे, चाइना वाले इंटेलिजेंट थे, इन्होंने वहां पर वोटिंग नहीं की उसके खिलाफ, रशिया ने आपको क्रूड ऑयल सस्ता दे दिया। अब एग्रीमेंट किस में हुआ, इसी में हुआ, डीडॉलराइजेशन। इंडिया ने कहा तुम्हारा यूको बैंक में अकाउंट खुला लेते हैं, रुपया जमा होगा तुम्हारे अकाउंट में, हम तेल ले लेंगे, तुमको हमसे चावल चाहिए, यहां से हम रुपया ले लेंगे, हमको दो चावल लो। क्योंकि जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है ना डॉलर की ट्रांसफर का, वो बंद कर दिया ना यूएस ने इनका, जिसको स्विफ्ट कहते हैं, स्विफ्ट सिस्टम। जब भी आप डॉलर में पेमेंट करते हो ना, उसको क्या कहते हैं, स्विफ्ट सिस्टम। यूएस ने बंद कर दिया ना रशिया का। अगर आप रशिया के अकाउंट में डॉलर डालोगे ना, वो वापस आ जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, तिकड़म लगा ली। अब यूएसए को आग लगी हुई है। जॉन बाइडेन ने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम खड़ी कर दी आपके।
नॉर्थ ईस्ट को अलग करना चाहता था, पंजाब में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी पाकिस्तान के साथ मिलकर। ठीक है, डी डॉलराइजेशन तो हो चुकी है, अब ब्रिक्स करेंसी जब आएगी, और ये ब्रिक्स जो है आपको पता होना चाहिए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आने वाले टाइम की अप ग्रोइंग कंपनीज है, सबसे बड़ी मार्केट यहां पर है आज के टाइम पे। जब इन्होंने अपनी करेंसी लॉन्च कर दी तो डॉलर को कौन पूछेगा? वर्ल्ड का अगर 70% ट्रेड इन कंट्रीज में चल रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है इस कंट्री में, तो फिर कल डॉलर का अस्तित्व क्या रह जाएगा? और ये होगा। अमेरिकन डॉलर गिरेगा, ये भाई याद रखना। आज के टाइम पे आपने ट्रंप की न्यूज सुनी? ट्रंप ने 5 दिन पहले क्या बोला है? पहली अनाउंसमेंट की उसने कि हम अपनी सिटीजनशिप बेचेंगे, आई थिंक 40 करोड़ की वो देंगे, आपको कार्ड देंगे। ठीक है, एक कंट्री जिसका वीजा मिलना इतना मुश्किल था, आज वो सिटीजनशिप बेच रही है। खुद सोचो उसकी इकोनॉमी कहां खड़ी है आज। और दूसरा से पता क्या बात बोली? हम अमेरिका गोल्ड परचेज करेगा। अमेरिका क्या करेगा? गोल्ड परचेज। यूएस का राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में बैठकर क्या बोलता है कि हम गोल्ड परचेज करेंगे। इसका मतलब सर उनको अपने डॉलर के ऊपर एतबार नहीं रहा, उनको पता है कि आने वाले टाइम में ब्रिक्स करेंसी आ जाएगी और हमारा डॉलर गिरेगा। तो डॉलर के बाद जो सबसे बड़ा धन है वो कौन सा है? गोल्ड। आज भी स्वर्ण युग से, प्राचीन काल से स्वर्ण धन सबसे बड़ा धन। जिस चीज की सप्लाई कम, उस चीज डिमांड ज्यादा, वो उसकी हमेशा वैल्यू ज्यादा। तो अमेरिका को पता जब डॉलर गिरेगा ना, तो मैं इंटरनेशनल में कौन सी करेंसी चलाऊंगा? गोल्ड की। तभी वो कह रहा है मैं गोल्ड लूंगा। ये होने वाला है 2030 में, बात करना आप, खत्म होगी। और गोल्ड जाएगा 2.5 लाख तक। और गोल्ड से भी ऊपर कौन जाएगा? सिल्वर। आने वाले टाइम में सबसे महंगा पता कौन सा मेटल होगा? आज कौन सा मेटल सबसे महंगा है? गोल्ड? नो। कौन सा है? प्लैटिनम सबसे महंगा है। आने वाले टाइम में पता कौन सा होगा? सिल्वर। जब पूछो जाके चांदी का 90,000 रुपए की किलो है, इतनी 90,000 तक पहुंची बड़ी है। किलो के बाद में चलती है, चांदी किलो में चलती है, गोल्ड तोले में चलता है, वो किलो में चलती है। 90,000 तक पहुंची बड़ी है। क्या वो ले लो तुम, अच्छी इन्वेस्टमेंट है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ये सबको? ठीक है, देखिए फिर हम आगे चले। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के कॉम्पोजिशंस क्या होती है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अमेरिका सिटीजनशिप कितने की बेच रही है? 40 करोड़ तक की। चल जाओ 40 करोड़ की। क्या करना है यूपीएससी का? बंदा बोले 40 करोड़ में बैंकों में डाल दूं, मैं तो यहीं पर ही यूएस है। फिर तो एक कुर्ता पजामा डालो, ठीक है, तुम राजनेता बन जाओ। और क्या, तुमको क्या लोड़ है पढ़ाई करने की? कौन देगा 40 करोड़ रुपया? क्या वर्ल्ड में इस समय इकोनॉमिक सेशन चल रहा है? 40 करोड़ रुपया है किसी के पास? अंबानी भी नहीं आ जाए 40 करोड़ रुपए में ना ले कभी सिटीजनशिप, उसको तो भारत में फायदा है। ठीक है ना, भारत में तो चल जाएगी, टोल मटोल करके यूएस थोड़ा चलने देगा वहां पर। ठीक है ना, चलिए अब बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये 2 कंपोनेंट्स है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो आपकी जो लेजर है, लेजर में 2 कंपोनेंट चलते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसके कारण आपकी एसेट एंड लायबिलिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसके कारण आपके एसेट और लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
ठीक है। कैपिटल अकाउंट ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसके कारण आपके एसेट एंड लायबिलिटी में फर्क पड़ जाता है। पहले ये समझो, करंट अकाउंट ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसके कारण आपके एसेट और लायबिलिटी में फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल अकाउंट ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसके कारण आपके एसेट और लायबिलिटी में फर्क पड़ रहा है। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एसेट एंड लायबिलिटी? खर्चे हो गए, देने पैसे, एसेट जेडी कोई कैश में हैंड या कोई भी चीज होगी। एप्पल का मोबाइल है, आप एप्पल का मोबाइल लेने गए, आपने उसको क्या दिया, 1 लाख रुपए दिया और उसने आपको क्या दे दिया, एप्पल का मोबाइल दे दिया। ये कोई एसेट क्रिएशन नहीं हुआ। या आप फ्रूट लेने गए, आपने 100 रुपए उसको दिए, उसने आपको सेब दे दिया, क्या सेब आपका एसेट है? मोबाइल क्या आपका फ्यूचर एसेट है? इसकी ना डिटेरियोरेट ही होना है, अल्टीमेटली इसकी वैल्यू गिरनी है। ठीक है। आप कपड़े लेने गए, जैकेट लेने गए, आपने उसको पैसा दिया, उसने आपको जैकेट दे दी, इसमें कौन सा एसेट क्रिएशन हुई? ये तो आपने क्या किया, जस्ट उससे चीज परचेज की है। तो ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे कोई एसेट नहीं क्रिएट हुआ और लायबिलिटी ना हुई। अब मैंने आपको पैसा दिया, आपने बदले में मुझे पेन दे दिया, इसमें कौन सी लायबिलिटी है? मैंने उसको पैसा दिया, उसने मुझे मोबाइल दे दिया, क्या इसमें कोई उसकी लायबिलिटी है, मेरी लायबिलिटी है? ऐसा तो कुछ नहीं है कि 10 साल बाद मोबाइल यूज करके मैंने उसको देना, उसने मेरा पैसा वापस करना है, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? नहीं, कोई लायबिलिटी इसमें नहीं है। तो ऐसी ट्रांजेक्शन जो जनरल चलती है, हमने पेट्रोल मंगाया, हमने पैसा दिया, पेट्रोल ले लिया, ना हमारा भी एसेट है, पेट्रोल हमारा भी एसेट नहीं है, वो यूज हो जाएगा। ठीक है ना, उसकी कोई लायबिलिटी है, ऐसा भी नहीं है कि उसने आपको द्वारा पेट्रोल वापस करना या पैसा देना, कुछ नहीं है। सिंपल खरीदा, पैसा दिया और खरीदा। ये किसमें आते हैं? करंट अकाउंट में। अब कैपिटल अकाउंट में क्या है, एसेट और लायबिलिटी क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल अंबानी है, अंबानी ने क्या किया, यूके में एक फैक्ट्री ले ली। यूके में क्या किया उसने, एक फैक्ट्री ले ली, ये एसेट है उसका। लैंड लिया ना, लैंड एसेट है, प्रॉपर्टी एसेट है आपकी, ये आज ही लोकल आपको देके जाएगी। ठीक है। हाँ, मशीनरी भी, पर मशीनरी बेसिकली डिटरेस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसकी अपनी भी वारंटी होती है, वो आपका एसेट नहीं है, वो आपने परचेज की है। लैंड आपका एसेट है। आपने एक प्रॉपर्टी ली यूके में, वो क्या होगी आपकी, लैंड है, एसेट है आपकी। ठीक है। फॉर एग्जांपल अंबानी ने यूके के बैंक से, अंबानी ने क्या किया, यूके के बैंक से लोन ले लिया बॉन्ड में। लायबिलिटी है सर, वापस देना है। ये नहीं लेके बैठ गए और सो गए, जब्त हो जाएंगी आपकी प्रॉपर्टियां। इंटरनेशनल लेवल का तो वैसे ही सिस्टम बहुत तेज है, आपको आज नहीं तो कल क्या है, वापस पैसा देना पड़ेगा। ये क्या होगी, लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल एक फॉरेन कंट्री है, उसने आपकी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अंबानी की कंपनी में शेयर खरीद लिए, उसकी लायबिलिटी है कि जब भी डिविडेंड आएगा उसको देना पड़ेगा, लायबिलिटी है। ये क्या होता है, एसेट क्रिएशन एंड लायबिलिटी। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जहां पर एसेट क्रिएशन हो रहा है और लायबिलिटी आ रही है, वो किसमें आएगी, कैपिटल अकाउंट। और ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें सिर्फ दिया और लिया, कोई एसेट नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, वो किसमें आएगी, करंट अकाउंट। पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको। क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्लियर है ये? चलिए, अब करंट अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या हैं? विजिबल, नॉन विजिबल, ऐसी चीजें जो आपको दिख रही हैं, जिसको आप हाथ लगा सकते हो, टेंजिबल है, टेंजिबल मतलब हाथ लगा सकते हो। नॉन विजिबल ऐसी चीजें जो आपको दिख नहीं रही हैं, आप उसमें हाथ वगैरह नहीं लगा सकते। ठीक है।
जो विजिबल में आता है ट्रेड इन गुड्स। ट्रेड इन गुड्स, आपने राइस बेचा, उसके बदले आपको क्या मिला, डॉलर मिले, वो किस में आएगा, करंट अकाउंट। आपने पंखा बनाकर भेजा, ठीक है, आपको उसके बदले क्या मिला, डॉलर मिले, अब वो किस में आएगा, करंट अकाउंट। आपने पेट्रोल मंगाना है, आपने पेट्रोल मंगाया, दूसरे को डॉलर दिए, वो किस में आएगा, करंट अकाउंट। गुड्स के अंदर जितनी भी ट्रेडिंग होगी वो किसके अंदर आती है, करंट अकाउंट। हाँ जी, विजिबल, ठीक है। नॉन विजिबल सर्विसेज, सर्विसेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, आपने कोई हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की किसी फॉरेनर को, वो पैसा किसके अंदर आएगा, करंट अकाउंट। किसी फॉरेन की कंपनी ने आपसे सॉफ्टवेयर बना लिया, ठीक है, वो किसके अंदर आएगा, करंट अकाउंट। सर्विस दी है ना आपने। आपने क्या किया, आप एक मैथ के टीचर हो, आपने किसी फॉरेन के स्टूडेंट को पढ़ाया, उसने आपको पैसा दिया डॉलर के रूप में, वो किसके अंदर आएगा, करंट अकाउंट, क्योंकि भैया वो सर्विसेज है। दिया और लिया, सिंपल बात है, इसमें कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो रही है। ये मत सोचो कि हमारी कोई मतलब एसेट क्रिएशन हुई है, आपने एक हाथ से दिया और आपने उसको सर्विस दे दी, बस। तो ये खाता कौन सा होता है, चालू खाता, करंट अकाउंट होता है ना बिजनेसमैन का करंट अकाउंट। उसने पेमेंट डाली और उसको माल आ गया। जो बिजनेसमैन होता है उसका करंट अकाउंट ही होता है ना, उसे पेमेंट की और उसको माल आ जाता है, जब वो माल बिक जाता है फिर वो पेमेंट करता है, फिर माल आ जाता है। तो ये सेविंग थोड़ा है, ये तो चालू खाता है, करंट अकाउंट है, हर बिजनेसमैन का होता है, ठीक है। तो दूसरे नॉन विजिबल, पहला क्या आता है, सर्विसेज। सर्विसेज हमको दिख नहीं दी ना। आपने टूरिज्म किया तो फॉरेन से कोई आए लोग, उन्होंने कहा हमको आगरा घुमाओ, आप उसके गाइड हो, आपने उसको आगरा घुमा दिया, आपको क्या मिला, डॉलर। ये किस में आएगा, करंट अकाउंट। पैसा दिया आपने, घुमा दिया, इसमें कौन सी एसेट क्रिएशन हुई है या कोई लायबिलिटी है। एक हाथ से दिया, एक हाथ से लिया, ठीक है। तो पहली कौन सी होती है, सर्विसेज। दूसरी लिखिए फैक्टर इनकम। हाँ ये बता रहा हूं मैं, ठहरो लवप्रीत, ठहरो एक मिनट, मैं बता रहा हूं उसको। पहले ये चलिए फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप कनाडा गए तो वहां पर कमा रहे हो, ठीक है, आपने वहां से अपनी फैमिली को पैसा भेजा, ये क्या हो गया, फैक्टर इनकम। जो भारत के लोग यहां से फॉरेन कंट्री गए हुए हैं, वहां पर कमाते हैं, काम करते हैं, अपनी फैमिली को पैसा भेज रहे हैं, वो क्या हो गया, फैक्टर इनकम। अब वो भी किसके अंदर आता है, करंट अकाउंट। कोई एसेट तो नहीं है ना, कोई लायबिलिटी तो नहीं है ना, जनरल ने एक पैसा भेजा है, ये किसमें आता है आपका, करंट अकाउंट। कोई देनदारी तो नहीं है ना इसके अंदर उसकी, उसने पैसा भेजा, ये तो नहीं ना उसकी फैमिली को कल बाद में ब्याज के समेत पैसा देना है दोबारा, कोई लायबिलिटी तो नहीं क्रिएट हुई ना यहाँ पर। ये किसमें आएगा आपको, फैक्टर इनकम। तीसरा गिफ्ट्स। गिफ्ट्स, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई बहन है, उसने आपको कोई गिफ्ट दे दिया, तो डॉलर्स के रूप में दिया, ठीक है, या कोई गोल्ड गिफ्ट दे दिया, ठीक है, तो वो किसके अंदर आएगा, आपके करंट अकाउंट। गिफ्ट दिया ना, आपने तो नहीं कुछ देना ना, ऐसा तो नहीं उसने कहा ना भैया गिफ्ट लो और बदले में इंटरेस्ट समेत मुझे वापस करो, ऐसा तो नहीं कहा ना, फिर वो गिफ्ट कैसा हुआ, ठीक है। तो ये किसके अंदर आएगा, ये भी करंट अकाउंट, ठीक है। चौथा इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स कैसे, फॉर एग्जाम्पल भारत है, भारत ने एक लोन दिया भूटान को, ध्यान से सुनना, भारत ने लोन दिया भूटान को, ये भूटान की क्या लायबिलिटी है, ये किसके अंदर आएगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आएगा ना, लायबिलिटी क्रिएट होगी ना, भूटान की तो लायबिलिटी है, उसको देना पड़ेगा। और भारत ने बोला हर साल आप उसका मुझे 10% साथ में इंटरेस्ट भी दोगे। ये जो इंटरेस्ट है वो किसमें आएगा, करंट अकाउंट। क्या इंटरेस्ट में उसने ये बात बोली कि जो इंटरेस्ट दोगे बाद में आपको वापस कर दूंगा, कोई एसेट और लायबिलिटी कुछ आई है उसके अंदर है क्या, इस इंटरेस्ट से गवर्नमेंट का कोई प्रॉपर्टी बनी, नहीं। गवर्नमेंट ने ये बात तो नहीं बोली ना कि जो इंटरेस्ट मुझे आएगा उसका मैं क्या करूंगा, आपको 2 गुना फिर दे दूंगा,
कोई लाइबिलिटी तो क्रिएट नहीं हुई ना। लाइबिलिटी कहां पर क्रिएट है? लोन में। जब वो लोन वापस आएगा तब आपकी लाइबिलिटी पूरी होगी, भारत का सेट बनेगा। इंटरेस्ट तो एक प्रॉफिट है उनका, इंटरेस्ट में कोई लाइबिलिटी और एसेट क्रिएशन नहीं है। कोई एसेट क्रिएशन ये होती है कि कुछ आपने ले लिया उस इंटरेस्ट का, वो थोड़ा लिया आपने, या आपने कोई देनदारी थोड़ा इसके अंदर। तो इंटरेस्ट पेमेंट्स जितने भी हमने लोन दिए हुए हैं उसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट्स आती हैं, किसके अंदर आती हैं? करंट अकाउंट। समझ में आ गया? डाउट तो नहीं है? मैंने आपसे लोन लिया और मैंने आपको इंटरेस्ट दिया, तो आपकी लाइबिलिटी ये थोड़ा कि आप बाद में इंटरेस्ट मुझे वापस दोगे, या उस इंटरेस्ट से आपने मतलब कि ऐसा, इसमें कोई सेल परचेज थोड़ा हुई है, एक जनरल प्रॉफिट ही एक तरह का इंटरेस्ट आपको। तो ये किसके अंदर आएगा? करंट अकाउंट। सर इंद्र अगर फॉरेक्स एक्सचेंज बढ़ेगा, कल बढ़ेगा ही फॉरेन एक्सचेंज जब आपका इंटरेस्ट मिल रहा है आपको डॉलर्स के रूप में मिल रहा है, तो वो तो बढ़ेगा आपका, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर सर इंद्र जेड़ा लोन सीगा पीओपी दे टैक्स दे होगा, इंटरेस्ट क्रेडिट दे होगा। हाँ, इंटरेस्ट आपका क्रेडिट में है, जो लोन है आपका वो डेबिट। हाँ हाँ, वो तो लोन तो फिर आपने दिया है ना आगे, वो तो आपका डेबिट में ही जाएगा ना, वो क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है जी, अगला चलिए प्रॉफिट। प्रॉफिट भी आपका किसके अंदर आता है? करंट अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मोबाइल बेचा यूएसए में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लगा लो $5 का मोबाइल था, $10 का बिका, ये $5 क्या आपका प्रॉफिट है। यहां कौन सी लाइबिलिटी और एसेट क्रिएशन हुई है? यहां आपकी कोई लाइबिलिटी है कि आपने डॉलर वापस करना है? नहीं, या ये आपका प्रॉफिट है। ये थोड़ा कि उसने $5 जो आपको एक्स्ट्रा मिला उसके बदले उसने आपको लैंड लेके दे दी, कोई प्रॉपर्टी खरीदी आपने $5 से, कोई एसेट बनाया उसका। ये आपका सिंपल एक प्रॉफिट है जो आम बिजनेस में भी होता है। ठीक है, इसमें कहीं ये तो नहीं ना कि अमेरिका ने आपको बोला नहीं सर आप ऐसा करो, आप $5 की चीज हमको $10 में बेचते, जो $5 रहेगा उसका हम आपको जमीन दे देंगे। ऐसा तो नहीं बोला ना अमेरिका ने, जो आपका प्रॉफिट है वो आपको दे दिया। यहां पर कोई एसेट क्रिएशन तो नहीं हुई ना ही यहाँ पर लाइबिलिटी है। अमेरिका ने ये भी नहीं बोला कि जो $5 आपने हमसे कमाया है वो आपको 10 गुना वापस देना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं उसने कुछ बोला। ये जनरल एक बिजनेस टेक्निक्स चल रही है यहाँ पर। तो ये सारी की सारी किसके अंदर आ जाएगी? करंट अकाउंट। समझ में आ गया? यहां कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, पहले बता दो, फिर समझ नहीं आएगा बाद में। सिंपल तौर पे पंजाबी में बोलो ना, ये बिजनेस टेक्निक्स है। अगर एक बोतल दुकानदार से लेके आए हो ना आप, उसने $10 कमाया, ना तो उसकी लाइबिलिटी है, ना उसने आपको वापस देना है, ना उसका कोई एसेट है। ये नहीं कि $10 की जगह आपने उसको कोई जमीन ही दे दी, उसका एसेट क्रिएशन नहीं है। ये बाद में फिर बिजनेस में लगना है उसका, ये नॉन विजिबल में आएगा। विजिबल में तो गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे ना। इंटरेस्ट को आप हाथ थोड़ा लगा सकते हो, आजा भी इंटरेस्ट आजा पकड़ लो, या प्रॉफिट को आप हाथ थोड़ा लगा सकते हो, प्रॉफिट आ गया यील्ड पकड़ लिया मैंने, ऐसा नहीं होता। इनविजिबल चल रही है ये। समझ में आ गया ये? देखो इसको फिर आगे चले, कैपिटल अकाउंट। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस जो एसेट एंड लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, ये किसके अंदर आती है? कैपिटल अकाउंट। ऐसी ट्रांजैक्शंस जो आपकी एसेट और लायबिलिटी क्रिएट करते, वो किसमें आएगी? कैपिटल अकाउंट। एग्जांपल, इंडिया ने यूएस से लोन लिया, इंडिया ने यूएस से लोन लिया, लायबिलिटी है या नहीं है? देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? ब्याज समेत वापस देना पड़ेगा। जो ब्याज है वो किसका? यूएस का करंट अकाउंट। पर जो लोन वापस दोगे वो किसमें आएगा?
कैपिटल अकाउंट में। यहां पर एसेट और लायबिलिटी क्रिएट है ना आपकी। दूसरा, इंडिया ने IMF से या वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? क्या भारत की लायबिलिटी नहीं क्रिएट हुई? देना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ा कि आपने लोन ले लिया, पुल बना दिया, सो गए, वापस नहीं देना उनका पैसा। आज नहीं तो कल तो देना ही पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक का पैसा है भाई। यहां पर क्या क्रिएट होगी? लायबिलिटी क्रिएट होगी। तीसरा है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ये क्या होता है? मिस्टर अंबानी इन्होंने US के बैंक से लोन लिया। अब वो ये बोलेगा आप अंबानी हो, आप मेरे को लोन वापस ना करो, क्या बोलेगा US का बैंक? बताओ, वो कहेगा कि आप अंबानी हो जी, आप तो बस अपने लड़के की शादी में बुला लो, ठीक है, हम तो सोचो गंगा नहा लिए, आप हमको लोन ना दो। नहीं, लोन तो आपको देना पड़ेगा। तो लायबिलिटी क्रिएट हुई या नहीं क्रिएट हुई? हुई। चौथी, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एप्पल कंपनी भारत में आई, उसने यहां पर कोई लैंड ले ली और यहां पर प्लांट लगा दिया और यहां पर एप्पल मोबाइल्स की प्रोडक्शन शुरू कर दी। ये क्या होगी? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। या एप्पल कंपनी आई, उसने कोई नई लैंड नहीं ली, उसने एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली। जैसे आपको पता होगा मारुति सुजुकी। मारुति कौन सी कंपनी? भारत की। सुजुकी कौन सी कंपनी? जापान की। सुजुकी ने क्या किया? भारत की मारुति कंपनी में क्या कर लिया? इन्वेस्टमेंट कर ली, पार्टनर बन गई उसकी, ठीक है। तो ये क्या होगी? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। या तो उसने पूरा सुजुकी कंपनी और मारुति कंपनी ले ली, या फिर उसने उसके साथ पार्टनरशिप कर ली, या उसने कोई अपना नया प्लांट ही लगा दिया। ये किस में आती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। तीन केस, या तो फॉरेन की कंपनी यहां पर आके कोई कंपनी को ओवरटेक कर ले, या वो अपना कोई प्लांट लगा ले, या कोई प्लांट लगा ले, किसी फॉरेन की कंपनी को ओवरटेक कर ले, या क्या कर ले? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पार्टनरशिप कर ले। अशोक ले ले, अशोक ट्रक आते हैं ना उनके, अशोक किसकी? भारत की। लेलैंड किसकी? आपकी जापान की होगी ना। होंडा एक्टिवा, एक्टिवा किसका? भारत का। होंडा किसका? जापान का। FDI, पार्टनरशिप हुई है। या होंडा एक्टिवा, होंडा ने क्या किया? अपना यहां पर प्लांट लगा दिया जलंधर में, FDI, लैंड परचेज की, प्लांट लगा दिया उसने। ये सारी की सारी किसमें आती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तीसरी लिखिए, बैंक्स में FD, वो दूसरी, वो FD होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट होते हैं। ये FDI है, वो FD होती है। ये FDI इन्वेस्टमेंट बाहर से इन्वेस्टमेंट, फॉरेन की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? हाँ, जैसे अंबानी ने, देखो ना, अंबानी ने एक अमेरिका की कंपनी से लोन लिया। अंबानी ने क्या किया? अमेरिका की कंपनी से या बैंक से लोन लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? उसकी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। तो ये किसके अंदर आएगा? कैपिटल अकाउंट। ऐसा मैं भी बता रहा हूं, उसने ये थोड़ा बोला कि आप लड़के के ब्याह में बुला दो, आप लोन ना दो, देना पड़ेगा आपको। वो किसके अंदर आ गया? कैपिटल अकाउंट। अगली कौन सी है? FII, जिसको FPI भी कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ये क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, एप्पल कंपनी के मालिक ने अंबानी के शेयर खरीद लिए। अब क्या अंबानी को प्रॉफिट देना नहीं पड़ेगा? अगर उसका प्रॉफिट आता है देना पड़ेगा ना। तो लायबिलिटी क्रिएट हुई है ना, लायबिलिटी यहां पर क्रिएट, ठीक है। या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने टाटा बिरला के खरीद लिए शेयर,
तो ये तो कह नहीं सकता कि मैं इंडियंस को दूंगा प्रॉफिट, आपको नहीं दूंगा प्रॉफिट, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसी जितनी भी इन्वेस्टमेंट भारत की शेयर मार्केट पे लग रही है वो सारी की सारी किसमें आती है? एफपीआई या एफआईआई। समझ में आ गया ये? अब बहुत खतरनाक चीज आने वाली है, बहुत खतरनाक चीज आने वाली है, रोंगटे खड़ी करेगी आपकी। पहले ये बताओ, ये समझ में आया? बताइए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ में आया? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है जी। अब मुझे बताओ, ना केवल भारत, कोई भी कंट्री है, उसका करंट अकाउंट सरप्लस होगा या कैपिटल अकाउंट सरप्लस होगा? ज्यादातर की कैपिटल। यस, कैपिटल अकाउंट ज्यादा सरप्लस रहेगा। क्यों? फॉरेन के इन्वेस्टर्स नहीं आते आपके पास। जिसने शेयर लगाना उसने तो जुआ लगाना, उसको आज पता लगा भारत में अच्छा रिटर्न है, वो भारत में ले आएगा। करंट अकाउंट इतनी स्पीड से नहीं चलता जितना कैपिटल अकाउंट चलता है। इन्वेस्टर्स आ रहे हैं ना आपके पास। रिस्क किसका है, करंट अकाउंट का या कैपिटल अकाउंट का? वेरी गुड, रिस्क भी कैपिटल अकाउंट का है। नहीं, वो एफआईआई में हुआ, एफआईआई में ही हुआ। नहीं 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 नहीं, एफडीआई में नहीं। एफडीआई पे हुआ या एफआईआई पे? सर अगर उसने शेयर लिए हैं तो वो एफआईआई है। जहां पर भी उसने शेयर लिए हैं, ये बात याद रखना, वो एफआईआई है। ठीक है, जहां भी उसने पार्टनरशिप किया। अब आपने ये देखनी है वो किस फॉर्म पे हो रही है, ये किस फॉर्म में हो रही है। अगर तो उसने डायरेक्ट शेयर लिए हैं वो सीधी एफआईआई में है, वो एफडीआई में नहीं आएगी। अगर उसने पार्टनरशिप की है, ठीक है, अगर उसने यहां पर लैंड ली है, फॉर एग्जांपल ये क्या पूछ रहे हैं कि अगर मारुति कंपनी है, उसके साथ सुजुकी ने शेयर ली, ठीक है, सुजुकी के साथ पार्टनरशिप कर ली, और मारुति कंपनी की क्या चल रही है, आपकी स्टॉक मार्केट में शेयर चल रहे हैं, तो ये एफडीआई या एफआईआई है? सर ये एफडीआई है, ये एफडीआई है। पहले पार्टनरशिप हुई है उन लोगों की। वो जो वहां पर अशरमपाल सिंह कह रहे थे कि ये एफडीआई है, ये एफडीआई है। पर अगर वो ये ना करे, वो सीधा जाके मारुति के शेयर ही ले ले, पार्टनरशिप को ना करे, वो क्या है? एफआई है, वो एफआईआई है। समझ में आ गया जी? एफआईआई सर, एफ देखो मैं दोबारा बताता हूं। फॉर एग्जांपल कंपनी मारुति, ये सुजुकी है। सुजुकी कंपनी ने क्या किया, मारुति के साथ पार्टनरशिप कर ली या उसको ओवरटेक कर ली। ठीक है, ये किसके अंदर आती है? एफडीआई। एफडीआई फॉर एग्जांपल सुजुकी कंपनी ने क्या किया, ना तो इसके साथ पार्टनरशिप की, ना इसके साथ ओवरटेक किया, उसने सीधा इसके शेयर ही ले लिए। ये किसके अंदर आती है? एफआईआई। जब भी कोई कंपनी दूसरी कंपनी की, इंटरनेशनल कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करेगी, शेयर्स और इक्विटी में इन्वेस्ट करेगी, वो किसके अंदर आ जाएगी? एफआईआई। पर जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी, पार्टनरशिप करेगी, आपके साथ प्लांट बनाएगी या आप एक नई चीज बना देगी, वो किसके अंदर आती है? एफडीआई के अंदर। ठीक है, क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, सबसे ज्यादा खतरनाक इन्वेस्टमेंट यहां पर कौन सी है? करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट? सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? यस, कैपिटल अकाउंट सबसे खतरनाक है। क्यों? आज भारत में सारे हालात ठीक हैं, भारत में सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है, तो आपका क्या यहां पर है? कैपिटल अकाउंट
अच्छा चल रहा है। जिस दिन भारत में कोई प्रॉब्लम होगी, इन्वेस्टर्स पैसा खींच के ले जाते हैं। कहते नहीं है कि आज सरकार बदल गई और शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गई, कहते नहीं ये बात। या कभी वो कहते हैं कि भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, शेयर मार्केट पे इसका असर पड़ गया। इन्वेस्टर्स निकल जाते हैं। जब आपका सब कुछ सही चल रहा है, इन्वेस्टर्स आपके पास हैं। जब कुछ गड़बड़ हो गया, इन्वेस्टर्स चले गए। तो ये अकाउंट क्या है? ये अकाउंट क्या है? वोलाटाइल नेचर का है। वोलाटाइल नेचर है, ठीक है। इसलिए जो FII है, इसको हम क्या कहते हैं? हॉट मनी। कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है। आज मोदी गवर्नमेंट बदल गई ना, देखना शेयर मार्केट कैसे गिरेगा। कहते नहीं, फॉर एग्जाम्पल सोचो मोदी गवर्नमेंट ही बदल जाए, तो कहते नहीं शेयर मार्केट में बहुत बड़ा असर, इन्वेस्टर्स निकल गए वहां से। अब ये जो पैसा है, ये टेम्पररी पैसा है, ये तो प्रॉफिट कमाने के लिए आए हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मोदी गवर्नमेंट बदल जाए, FDI थोड़ा निकल जाएगी एकदम से। या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप है, या किसी ने अपना लैंड दिया, वो एकदम से थोड़ा भाग जाएगा। पार्टनरशिप को तोड़ नहीं सकता, एग्रीमेंट में बाउंड है। अगर फैक्ट्री ली हुई है, ये थोड़ा कि रातों रात फैक्ट्री सेल करके भाग जाएगा। कहां से सेल होनी है उसकी फैक्ट्री? तो FDI जो होती है वो क्या होती है? स्टेबल होती है। FII क्या होती है? अनस्टेबल, निकल जाती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? हॉट मनी। जो सा देश इसके ऊपर चौड़ा होएगा, वो गिरेगा। वो आज नहीं तो कल गिरेगा। और किसके अंदर आएगा? BOP क्राइसिस। एग्जाम्पल आ जाओ अब, थाईलैंड, एशियन टाइगर्स। आप थाईलैंड की इकोनॉमी क्या है? टूरिज्म एंड प्रोस्टिट्यूशन, बस। और एक टाइम ऐसा था, एशियन टाइगर्स, चाइना भी नहीं, इंडिया भी नहीं, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, तूती बोलती थी इन लोगों की। पुराने जमाने में जब हमारे घर वाले जाते थे ना वो घूमने, वो कहते थे VCR लेके आएंगे, पेजर लेके आएंगे, टीवी लेके आएंगे, कूलर लेके आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का हब था थाईलैंड। एशियन टाइगर्स। हुआ क्या? हुआ ये, इन्होंने गलती क्या की, इनका करंट अकाउंट जो था वो नेगेटिव चल रहा था। इनके इंपोर्ट ज्यादा थे, एक्सपोर्ट कम थे, ठीक है। इनका कैपिटल अकाउंट था वो पॉजिटिव चल रहा था। इनके वहां इकोनॉमी अच्छी चल रही थी, लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने यहां पर क्या किया? इन्वेस्ट कर दिया। अब इनको ऐसा लगा कि हमारा BOP सही चल रहा है। सर सही नहीं चल रहा था वो, क्योंकि ये भूल गए ये तो वोलेटाइल है। हल्की सी भी सिचुएशन बदली ये तो भाग जाएंगे। ये चीज आपकी परमानेंट है। अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो तो डॉलर आपको आ रहे हैं, वो आपके ही है ना, वो जाने तो नहीं वाले ना। इनको ऐसा लगा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों को मिला के क्या चल रहा है? सही चल रहा है। 1997 में क्या हुआ? पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया, दंगा फसाद शुरू हो गया वहां पर। जैसी लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ, गवर्नमेंट जा रही थी, इन्वेस्टर्स ने क्या किया? पैसा खींच गए। जब पैसा खींच गए तब गवर्नमेंट को पता लगा बेसिकली हमारा BOP क्या था? नेगेटिव ही था। हम तो ओवर डिपेंडेंस किस पे कर रहे थे? कैपिटल अकाउंट पे। अब फॉरेन रिजर्व कम होगी, डॉलर आपके पास कम हो गया, क्योंकि ये तो मृत तृष्णा थी ना, जो दिख रही थी पर थी नहीं। पेट्रोल किससे आएगा? डॉलर से आएगा ना। पेट्रोल लेने के लिए भी डॉलर नहीं बचा। जब पेट्रोल ही नहीं आया, चीजें महंगी होगी, गुड्स महंगी हो गए, आटे की बोरी 1000 रुपए की होगी। रिजल्ट, उनकी जो करेंसी थी उसने अपना खत्म ही कर दिया, उसकी करेंसी ही खत्म होगी। एक मोबाइल फोन लेने के लिए एक ट्रक लोकल करेंसी में चाहिए तब आएगा। महंगाई इतनी बढ़ गई ना, महंगाई कितनी बढ़, जब पेट्रोल ही नहीं होगा, पेट्रोल की किल्लत है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, चीजों की सप्लाई कम हो जाएगी, चीजें महंगी हो जाएंगी। करेंसी की भी तो बिल्टी है ना। अगर आप बोलो 1000 रुपए की ब्रेड ले लो, कहां से ले होगी आपसे? करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होगी। जो ब्रेड आज 10 रुपए में मिल रही है,
कल वो ब्रेड 1000 रुपए में मिले, क्यों? क्योंकि ब्रेड की सप्लाई नहीं आई पेट्रोल के कारण। तो भैया करेंसी की तो वैल्यू घट गई ना, कहां 10 रुपए में ब्रेड, कहां 1000 रुपए में ब्रेड। रिजल्ट, थाईलैंड की इकोनॉमी क्रैश, और इसको हमने क्या बोला? बीओपी क्राइसिस। जिस देश में कैपिटल अकाउंट में ज्यादा डिपेंडेंसी होगी वहां पर क्या होगा? बीओपी क्राइसिस आएगी ही आएगी। इसलिए अगर बीओपी क्राइसिस से निपटना है तो आपको करंट अकाउंट को सॉलिड रखना पड़ेगा। भारत में भी आई थी 1980s में। हुआ क्या? गल्फ वार होगी, सदाम हुसैन और यूएसए भिड़ गए, पेट्रोल की कमी आ गई, हमारी इकोनॉमी इंटरनेशनल थी नहीं, हम ज्यादा नहीं करते थे, हमको बैड एक्सपीरियंस था ना ईस्ट इंडिया कंपनी से, हमने कहा हमने नहीं करना ट्रेड, ज्यादा स्ट्रिक्टेड इकोनॉमी थी। हुआ क्या? डॉलर की कमी थी, जब आपका इंटरनेशनल ट्रेड ही नहीं होगा तो डॉलर कम ही होगा ना, तेल महंगा हो गया, डॉलर निकलने लग पड़ा, बीओपी क्राइसिस आ गई। रिजल्ट, हम गए किसके पास? आईएमएफ के पास। जब भी बीओपी क्राइसिस आएंगे हमारी कौन हेल्प करेगा? आईएमएफ। आईएमएफ ने कहा ठीक है, आईएमएफ तो अमेरिका का आदमी है ना, आईएमएफ ने कहा ठीक है, सब कुछ ठीक है, हम पैसा देने को तैयार है, पर आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे इकोनॉमी में। वो कैसे? प्राइवेटाइजेशन लेके आनी पड़ेगी, इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन लेके आनी पड़ेगी। इसको हम क्या कहते हैं? एलपीजी रिफॉर्म्स। कौन लेके आए थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। हम इस चीज को 1991 में मान गए, हमने इकोनॉमी को ओपन किया। अब पूछना अपने घर वालों से, कोलगेट का भाई, क्या आपने 1990 से पहले कोलगेट सुनी थी? वो कहेंगे नहीं। डाबर लाल दंत मंजन, 1991 के बाद कोलगेट, पेप्सोडेंट, हिंदुस्तान लीवर, पॉन्ड्स, एक दिन में गोरे, फेयर एंड लवली। कैपिटलिज्म है ना। शादी में जाना है, टेंशन ना ले, फेयर एंड लवली लगाओ, ठीक है, शादी में ग्लो आ गया। कैपिटलिज्म, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है ना। ये कंसेप्ट कहां से आया? क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। तो हमको ये लेसन आया कि हमेशा अपना करंट अकाउंट सॉलिड रखो, ये आपका परमानेंट है। एक्सपोर्ट बढ़ाओ, एक्सपोर्ट बढ़ाओगे तो पैसा आपका है, इसके ऊपर डिपेंड रहोगे तो उड़ जाएगा पैसा। भारत के केस में करंट अकाउंट जो है हमेशा नेगेटिव चलता है, हमारे इंपोर्ट ज्यादा है। क्यों? गोल्ड और पेट्रोलियम कंजम्पशन ज्यादा है ना, इसलिए अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गोल्ड बॉन्ड्स ले आई, गोल्ड के घटे, ठीक है। दूसरा गवर्नमेंट ने क्या किया? मंदिर खुलाओ, मंदिरों के अंदर है ना खजाना गोल्ड का, अब मंदिरों के पीछे पड़ गई गवर्नमेंट। अगर हमारे पास गोल्ड आ गया तो हमारा गोल्ड फॉरेन से मंगाना कम हो जाएगा, नीली हो जाएगा, हमारा अपने आप करंट अकाउंट सही हो जाएगा। अब पेट्रोल की जगह उन्होंने क्या किया? 370 को अबॉलिश कर दिया। जेएंडके में इन्वेस्टर्स आ गए, अब आपको बैटरी वाली गाड़ियां आ गई ना, कार भी आ गई 60,000 रुपए की बैटरी वाली। ऐसा ऐसा पेट्रोल का बजट कम होगा, हमारा करंट अकाउंट अपने आप ठीक हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा। इस पे डिपेंड नहीं रहना, ये तो वो वाला हाल हो जाएगा एशियन टाइगर्स वाला। तो अब मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है? ऐसी पॉलिसीज लेके आ रही है जिससे करंट अकाउंट बढ़े। भारत के इतिहास में सिर्फ एक साल ही ऐसा था जब करंट अकाउंट बढ़ा था, वो कौन सा था? 2020 से 2021। क्यों बढ़ा था? कोरोना था, लॉकडाउन लगे हुए थे 2019, 20, 21 में, तो उस समय क्या था? चीजें चलती नहीं थी, तो हमारा पेट्रोल का कंजम्पशन कम हो गया, गोल्ड का कंजम्पशन कम था, लोगों को खाने को पैसे नहीं, गोल्ड पाएंगे, ठीक है। तो साल एक बार ऐसा हुआ है इतिहास में जब भारत का बीओपी ठीक रहा था। वैसे हमारा जो करंट अकाउंट है वो हमेशा डेफिसिट में चलता है। अच्छी इकोनॉमी वही है जो करंट अकाउंट को सॉलिड करेगी, जो कैपिटल अकाउंट पे डिपेंड करेगी, वो आज नहीं तो कल इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसी क्राइसिस में आएगी ही आएगी। कौन सी ईयर में? 2020 और 21, 97 एशियन टाइगर्स कहते थे इसको, एशियन टाइगर्स। आज क्या हाल था उन लोगों की, समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये।
डीओपी क्राइसिस। ठीक है, आ गया समझ में? वैसे पढ़ोगे नहीं समझ में आना। अब कभी कोई भी बुक उठा लो समझना शुरू करो, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसकी बुक ही नहीं है। हमको भी इसलिए समझ आता, हमको प्रोफेसर से वो नीचे से समझाया था, ग्राउंड लेवल पे जाके समझाया था, तब जाके समझ आई थी। क्लियर है? चलो ठीक है, हो गया टाइम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट तो नहीं है? चलो ठीक है जी, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगला हम पढ़ेंगे मंडे को फॉरेन एक्सचेंज, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर आपने डॉलर लेना है, कितना रुपया देना, डॉलर लेना है, उसके ऊपर भी नॉर्म्स है, वो बताऊंगा। उसमें आपको केस बताऊंगा, बोला पनामा पेपर्स, जिसमें ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन के ऊपर ईडी का केस पड़ा, वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, Thank you.